तो अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो था, थोड़ा सा इसकी जो वीडियो बनी है ना, वो तकरीबन 5 घंटे की बनी है। जो पूरा प्रोजेक्ट मैंने इसमें डिस्क्राइब किया है, उसको अब थोड़ा सा मैंने शॉर्ट करने की कोशिश की है। तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ना 3.5 4 घंटे में आ जाए। तो उसको थोड़ा सा मैं ना कट शट लगा के कम करूँगा। तो या फिर फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा सा लगा दूंगा। जैसे एक जैसी स्क्रीन जो है वो जो डिजाइन की गई है, तो उसको चाहे एक एक ही चीज बता के तो बाकी सारे फास्ट फॉरवर्ड कर दो। ठीक है। कुछ ऐसे करके इंशाल्लाह आज मैं अपलोड कर दूंगा। काफी मैं 2 3 दिन से ना ऑडिट की वजह से एक्टिव नहीं था इतना। और कल डाउट सेशन में भी काफी बच्चे आ रहे थे, उनके साथ काफी मीटिंग हुई। लेकिन ज्यादातर बच्चों का यही क्वेश्चन था कि थोड़ा सा ना रिलेशनशिप और हमें ना फ्लो नहीं पता चल रहा है इसका ना, हमें थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। तो मैं पहले लेक्चर से पहले यही चीज पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। पहले ओवरव्यू देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको चला के दिखा देता हूँ। जो फंक्शनैलिटी मैंने एडमिन साइड पूरी कर दी थी तकरीबन। और जो आपने काम करना है, 2 3 फीचर थे वो रह गए थे। वो आप लोग कर लीजिएगा। इस प्रोजेक्ट को अब कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपका स्टूडेंट साइड है और टीचर साइड है ना, वो मैंने नहीं किया। तो वो भी एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे एडमिन में परफॉर्म कर रहा है, सही है। तो साइन अप जैसे आपने करना है, एग्जैक्टली वही काम है। मैं एक ही चीज को बार बार नहीं कर रहा, ठीक है। तो साइन अप जैसे करते हैं हमने पहले भी सीखा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा मैं मूव ऑन कर देता हूँ। जैसे लॉगिन है, लॉगिन पर मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे आता है, ये है हमारी एडमिन पोर्टल। इस वक्त ये बता रहा है कि स्टूडेंट में ना मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं। और मैं इसको सबको क्लोज करा के ये आपको व्यू दिखा रहा हूं, ठीक है। तो 2 स्टूडेंट मेरे पास इस टाइम रजिस्टर हैं। और कोर्सेज 5 हैं मेरे पास, टीचर्स 2 रजिस्टर हैं। ये मैंने डमी डेटा ना खुद रजिस्टर करवाया हुआ है, ठीक है। देखना चाहें कितने स्टूडेंट कौन कौन से हैं, तो आप स्टूडेंट पोर्टल में चले जाएं यहाँ पे। और ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी। ये स्टूडेंट्स की इस टाइम रजिस्टर है। साइन अप से जो रजिस्टर होके आएगा और रोल आपका स्टूडेंट चूज करेगा वो यहाँ पे ऐड होता जाए, सही है। तो ये तो था स्टूडेंट के लिए। अगर उसने रोल चूज करके कर दिया टीचर, तो टीचर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे टीचर शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये शायद मैंने जब उसे शो कराया ना तो उसका नाम, लिस्ट का नाम स्टूडेंट ही लिख दिया। तो इसलिए ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, वरना एज ए टीचर का डाटा आना चाहिए, सही है। तो ये तो सही करिए। कोई भी चीज परेशान करे तो आप कर सकते हो। थोड़ा सा इस पे R&D, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे कोर्स। यहाँ पे मैं दिखाऊँ होम के अंदर 5 कोर्सेज हैं, ठीक है। 5 कोर्सेज हैं, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ कोर्स पोर्टल के अंदर। कुछ GUI को कुछ मॉडर्न वे से ही मैंने डिजाइन करने की कोशिश की है। तो जब आप डिजाइनिंग करें ना, बहुत सारे बच्चे ना मुझे कल ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर ये जो GUI है ना, ये हम कैसे डिजाइन करें, हमें आइडिया नहीं हो रहा। तो आप क्या करा किया करें, जब भी कोई प्रोजेक्ट मिले ना, थोड़ा सा उसकी स्क्रीन्स को या उसके प्रोटोटाइप्स को सर्च कर लिया करें कि मॉडर्न स्क्रीन्स कैसे डिजाइन करते हैं। जैसे मैंने मॉडर्न स्क्रीन डिजाइन करनी है पॉइंट ऑफ सेल के लिए, मैंने करनी है अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, जैसे आगे आगे हम करेंगे बैंक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मुझे चाहिए। तो उसके लिए सिर्फ आप थोड़ा सा आइडिया ले लें। आपको ये नहीं है, असाइनमेंट देने का मकसद ये नहीं होता कि बस सबमिट कर देनी है मैंने, और जैसे तैसे ना बस क्रड करके तो आपने सबमिट कर दी। अभी तक ना मैंने बहुत सारे लोगों की असाइनमेंट देखी हैं। तो पहले मैं उसे डाउनलोड करता हूँ, उसके बाद मैं उसे चला के देखता हूँ, उसमें पूरी की पूरी आपकी फंक्शनलिटी को चेक किया जाता है। तो फिर मैं अप्रूव करता हूँ। तो इतना लंबा जो प्रोसेस होता है उसमें मैं देखता हूँ कि क्या कौन सा बच्चा क्या काम क्या कर रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने जो सबमिशन कराई होती है ना, तो वो सिर्फ क्रड करके क्रिएट हो गया, डिलीट हो गया, सर्च हो गया, और बस अपडेट करके अपनी जो है स्क्रीन जो है कंप्लीट करके और वही आप सबमिट करा देते। तो मैं नहीं चाह रहा कि आप इस तरह का काम करें।
आप जो है क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पे कोई ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है, किसी किस्म का भी कोई भी आपको फोर्स नहीं किया जा रहा कि ये लाजमी आपने सबमिट करानी, ठीक है। तो आपने जो चीज़ करनी है उसमें कम से कम कोशिश करें, ऐसी चीज़ बनाने की कोशिश करें कि जिसको ना हम इस तरह से बनाएं कि कम से कम सेल पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट हो। सही है। तो अभी मैंने इसी को माइंड में रख के बनाने की कोशिश की थी। तो आप भी कोशिश यही किया करें कि अपने काम को मैं अच्छा कैसे कर सकता हूँ। तो अपने काम को हम अच्छा कैसे कर सकते हैं, मैंने कुछ कोड लिखा। अब ना कल मैंने काफी बच्चों का ना जो डाउट सेशन में देखा, उन्होंने क्या किया हुआ था कि वो ना रिपीटेटिव ऑफ कोड लिखते जाते, यानी एक ही काम अगर एक ही वर्ड में कर रहे हो ना एक बटन के पीछे, तो वही काम आप बार 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 कोड लिखते जा रहे हो। तो ये तो रिपीटेशन हो गई ना। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहती है कि अपना कोड कभी भी रिपीट नहीं करना, कभी भी आपने अपना कोड रिपीट नहीं करना, उसको रीयूज कैसे करना है ये सोचना है आप। तो आप एक फंक्शन बना लो, उसको कॉल कर लो। सही है। या फिर इसकी इनहेरिटेंस सोचोगे, इनहेरिटेंस कैसे कर सकते हैं। या कोई ऐसा वे सोच लो कि मुझे वो जो फंक्शन कोड है ना मुझे रिपीट ना करना पड़े। सही है। मैं पॉलीमॉर्फिज्म उसकी कर, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही काम जो है आप डिफरेंट डाटा टाइप के लिए कर रहे हो, फिर डिफरेंट डाटा टाइप के लिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट के लिए भी वही काम करना है, टीचर के लिए भी वही काम करना है। कोड सारे का सारा सेम है, सिर्फ एक लाइन चेंज होगी। वो लाइन क्या होगी कि ऑब्जेक्ट जो है वो टीचर का बनेगा या ऑब्जेक्ट जो है वो स्टूडेंट का बनेगा। तो क्या हम इस पे कोई लॉजिकल चेक नहीं लगा सकते कि अगर कोई जो ऑब्जेक्ट है वो आए, इंस्टांस हो वो अगर स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट की तरह वो कोड चल जाए। अगर वो इंस्टांस हो जाए टीचर का, तो टीचर की तरह चल जाए। तो यहाँ पे ना थोड़ी सी आपने इम्प्रूवमेंट इन द सेंस कि कोड जो है वो रीयूज करो मैं उसे। सही है। बार बार एक जैसा कोड मत लिखा कर। सही है। अपना कोड खुद आपने इम्प्रूव करना है। उसके लिए थोड़ी सी R&D किया करें कि मैं इसको इम्प्रूव कैसे करूँ। तो अब जरा मैं इसको ऐड करके दिखाता हूँ। अभी तक जो कोर्सेज हैं वो देखना चाहें कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। अगर मैं वर्कलोड में आज आकर दिखा दूँ, तो अभी तक जो कोर्सेज बने हुए हैं ना वो ये बने हुए हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच कोर्सेज इस टाइम रजिस्टर है, जैसा कि उसने होम में भी दिखा रहा था। तो पांच कोर्सेज है, मोबाइल, वेब और प्रोग्रामिंग, ऊप और डीएस। और हर एक के सेक्शंस भी डिफरेंट है। जैसे मैं मोबाइल में जाऊं तो इसके कितने सेक्शन आ रहे हैं, दो, W1 2। और वेब में जाऊं तो इसके कितने सेक्शन आ रहे हैं, ये रन टाइम पे डाटा आ रहा है, ठीक है, मैंने डमी वैसे जनरेट कर रखा है हुआ। तो 1 2 3 इसके तीन सेक्शन आ रहे हैं। उसी तरह पीएफ में जाऊं तो ये सब्जेक्ट वाइज चेंज हो रहा है डाटा। सही है। उसी तरह टीचर्स में जाऊं तो टीचर मेरे पास दो रजिस्टर हैं, रिबाल अख्तर, अब्दुल्ला यूसुफ, ठीक है, दो टीचर रजिस्टर है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, सबसे पहले एक नया कोर्स क्रिएट करता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नाम से जो आपका जो कोर्स है ना, ये मैंने कोर्स का नाम रखा, CC से नाम दे देता हूँ 405। इसके अंदर मैंने कोई दो सेक्शन क्रिएट करने हैं, तीन भी कर सकते हैं, चार भी कर सकते हैं, जितने भी आप करना चाहो। तो मैं इसे नाम देता हूँ, फॉर एग्जांपल सेक्शन का नाम है मेरा W1, और फिर इसको नाम दे देते हैं W2। इसमें डेज जो है वो कैसे करेंगे कि मैं ट्यूसडे को और इसकी थर्सडे को क्लास हो, कब से कब तक होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं फिलहाल इसे दे देता हूँ 10:30 AM टू 11:45 AM। ठीक है, ये एक स्लॉट मैंने बना दी। उसी तरह इसकी जो क्लास है वो फ्राइडे को होगी और सैटरडे को होगी। और इसकी जो टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर 8 AM टू 9:15 AM। सही हो गया। तो डेटा मैंने सारा एंटर कर दिया। सेक्शन का डेटा जब तक आप एंटर नहीं करेंगे क्रिएट नहीं होगा। वो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि अभी तक आपने कोई
सेक्शन जो है वो क्रिएट नहीं किया हुआ। हाँ, अगर आपने गलती से कोई सेक्शन मल्टीपल ऐड कर दिए हुए हैं तो आप इसे क्रिएट करेंगे ना तो इसमें ये नल डाटा चले जाता है। उसको आप डिलीट भी कर सकते हो आपने, यानी परफेक्टली रोज को ऐड कर लेना है और जो जो नल होंगे उसको भी आप रिमूव कर दें, फिर आप सबमिट कर दें। तो जैसे मैं कोर्स क्रिएट करता हूँ ना, कोर्स क्रिएट सक्सेसफुली हुआ, ओके किया इसको। अब मैं जाकर देखना चाहता हूँ कि वाकई कोर्स क्रिएट हो चुका है, तो स्टूडेंट टीचर पोर्टल में जाता हूँ। टीचर पोर्टल में जाके यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ पहले। इसे रिफ्रेश करने टैब पे बस क्लिक करते हैं, रिफ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पे मोबाइल ऐप मेरे पास आ रहा है, वेब आ रहा है, प्रोग्रामिंग भी आ रहा है, ऊप भी आ रहा है, डीएसए भी आ रहा है, और अभी ये जो मैंने बनाया है ये भी आना शुरू हो गया। सही है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अभी मैंने नया कोर्स बनाया है, इसको सिलेक्ट करते हैं। तो कितने मैंने सेक्शन बनाए थे, 2 सेक्शन बनाए थे, W1 W2। सही हो गया। तो डेटा तो मेरे पास सही आ रहा है। अब ये जो वर्कलोड पोर्टल होता है ना, ये सीओडी का है। ये पोर्टल है सीओडी का, इस पे आप करेंगे क्लिक तो ये रिफ्रेश होता है। रिफ्रेश मैंने अलग से बटन नहीं बनाया, सिर्फ आप इसके ऊपर टैप करें ना तो अब वो रिफ्रेश हो जाता है स्क्रीन आपको। तो यहाँ पे हमारे पास जो टीचर्स हैं, जो 2 हैं 3 हैं या जितने भी टीचर्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अगर मैं कोई इकबाल अख्तर, उसको मैंने जो अभी कोर्स बनाया है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स बनाया है, इसमें 2 सेक्शन हैं, कोई एक सेक्शन इन्हें असाइन कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं असाइनमेंट पे क्लिक करूंगा, वो कहता है कोर्स असाइन सक्सेसफुली। अगर हो जाता है तो उस केस में वो दिखाएगा कि ये हमारा कोर्स था, ये टीचर को असाइन हो गया, और ये जो सेक्शन है आपका वो आ गया W1। इसमें जो डेज हैं आपने जो बनाए थे वो आ गए, उसी तरह इसकी क्लास टाइमिंग आ गई। सही है। ऊपर देखें वो बिल्कुल आपका खत्म हो गया होगा, एम्प्टी हो गई लिस्ट। सही है। फिर से रिफ्रेश करना है तो इसको आपने एक बार टैप कर देना, टैप करोगे तो रिफ्रेश हो जाता है। सही है। अब जो ये टीचर असाइन हो चुके हैं ना इस कोर्स को, तो मैं चाहता हूं कि कुछ बच्चे इस कोर्स को रजिस्टर करें। तो स्टूडेंट पोर्टल में जाएंगे आप। स्टूडेंट पोर्टल में जाकर जो स्टूडेंट्स हैं ना, मेरे पास अभी 2 शो हो रहे हैं। तो मैं जाऊंगा अपने इनरोलमेंट पोर्टल के अंदर, ये एडमिन साइड है बेटा। ठीक है, ये एडमिन साइड है, तो एडमिन सारे काम कर सकता है, इसलिए इसके लिए इस तरह का डिजाइन किया हुआ है। इसको भी आपने टैप प्रेस करना है तो रिफ्रेश हो जाता है। अब वो कह रहा है कि ये जो आपके पास ना स्टूडेंट है वो 2 हैं। मोबाइल ऐप का जो कोर्स बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट किया हुआ है वो सबसे ऊपर था, खुद ही सिलेक्ट हो जाता। तो मैंने मोबाइल ऐप को जो किया तो उसके W1 को भी TBA, कोई टीचर अभी अनाउंस नहीं हुआ, असाइन नहीं हुआ। क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला जो सब्जेक्ट है उसको W1 पे क्लिक करें तो वो जो टीचर पढ़ा रहा है ना वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे आप सब्जेक्ट और उसका सेक्शन सेलेक्ट करते हो तो उसी टाइम आपको टीचर फैच होके मिल जाएगा कि इस ये बंदा जो है ना इस वक्त पढ़ा रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का W1 सेक्शन। ठीक है, अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो जस्ट इनरोलमेंट पे प्रेस कर दो, आप इनरोल करोगे कोर्स इनरोल हो जाएगा। ऐसे कोर्स जिसका टीचर अनाउंस नहीं हुआ वो भी आप रजिस्टर कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मोबाइल का W2 सेक्शन मैंने रजिस्टर करना है, अभी कोई भी टीचर असाइन नहीं हुआ, ये भी आप अगर इनरोल करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि बाद में भी असाइन हो जाते हैं, वर्कलोड जो है बाद में भी असाइन हो जाता है। तो यहाँ आप ओके करें तो स्टेटस आ रहा है पेंडिंग। अच्छा, स्टेटस जब पेंडिंग आ रहा है ना तो आप देख रहे हो कि अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में ना एक ही बच्चा रजिस्टर है। क्या मैं किसी और बच्चे को भी रजिस्टर कर सकता हूँ? तो मैं इसको जुनेद को फिर से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जाता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और W1 सेक्शन, इनरोल करता हूँ। ठीक है, सेम बच्चा सेम कोर्स में किसी भी सेक्शन में अगर रजिस्टर होने की कोशिश करेगा, जैसे इसका मैं कह देता हूँ W2। ठीक है, सेम इसने क्योंकि रिक्वेस्ट जो भेजी है वो भेजी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के W1 की रिक्वेस्ट भेजी है। अगर ये कोशिश करेगा कि किसी और सेक्शन में जाने की और अभी इसकी पेंडिंग स्टेटस है तो वो फिर अगर ऐड करेगा तो वो कहेगा ऑलरेडी आपने एनरोलमेंट की रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, आप नहीं कर सकते। इवन ये जो है किसी और सेम सेक्शन में फिर से जाने की कोशिश करेगा फिर भी उसे रिस्ट्रिक्ट करेगा। सही है।
तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी हमने लगा दी। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के W1 के अंदर 2 लोग रजिस्टर की रिक्वेस्ट उन्होंने सेंड कर दी है, स्टेटस सबका पेंडिंग आएगा। अच्छा, इसको मैं डायरेक्टली अभी अटेंडेंस पोर्टल में जाने की कोशिश करूंगा ना, और मैं यहाँ से डेट टाइम हमारा आ रहा है, तो जैसे मैं इसे एक्टिव करूंगा ना, एक्टिव करने के बाद अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के W1 सेक्शन के अटेंडेंस को क्रिएट करूंगा ना, तो भी वो कह रहा है स्टूडेंट्स आर नॉट इनरोल इन दिस सेक्शन टिल नाउ। अभी तक कोई भी स्टूडेंट मेरे सेक्शन में रजिस्टर नहीं होगा, इस सब्जेक्ट के इस सेक्शन में कोई भी स्टूडेंट नहीं, जब तक आपका जो अ, ये अटेंड टीचर पोर्टल है ना, एडवाइजर पोर्टल, एडवाइजर वाला जो है, जब तक इसे इनकी रिक्वेस्टें अप्रूव नहीं ना करता, वो इसी तरह शो होता रहे। सही है। तो एडवाइजर पोर्टल, टीचर पोर्टल में हमारे पास एक एडवाइजर पोर्टल बनाया हुआ है। उसमें क्या है, उसमें आप जाओगे और ये मेरे पास रिक्वेस्टें रन टाइम पे आ रही हैं कि उसने 3 रिक्वेस्टें मेरे पास आई हैं। एक आई है अली अहमद की, उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग W1 में जाना है। आप इसे ना यहाँ क्लिक करें, ये देखें अभी ना मेरे पास ये स्टेटस नीचे आ रहा है, ये रन टाइम पे यहाँ क्लिक करने पे यहाँ पे आ जाता है। सही है। तो इसको मैंने क्लिक पे रखा हुआ था, वैसे आप इसे इस कंस्ट्रक्टर पे करते तो वहीं पे आ जाता फिर। सही है। तो अभी मैंने क्लिक पे रखा हुआ था। 3 ऑप्शंस हैं, या पेंडिंग कर दो, अप्रूव कर दो, कैंसिल कर दो। अगर कैंसिल होगा तब भी अटेंडेंस में शो नहीं होगा, पेंडिंग होगा तब भी अटेंडेंस में शो नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसे कैंसिल कर दूं, इसकी रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कैंसिल, बाकी 2 रिक्वेस्टें अप्रूव कर देता हूँ। सही हो गया। ये देखें इस तरह करके इसको मैंने रिजॉल्व का बटन प्रेस किया था, तो एक एक करके ना ये मुझे ना कहेगा कि ना इसकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है, इसकी भी हो गई है, फिर इसकी भी हो गई। जितनी रिक्वेस्टें आई होंगी उतने मैसेजेस आएंगे। ये मैंने खुद ही रखा हुआ था ताकि एक एक करके पता चले किसी में कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो लेट्स सी कि ये सारा काम होने के बाद मैं स्टूडेंट पोर्टल में वापस जाता हूँ और इनरोलमेंट के ऊपर फिर से प्रेस करता हूँ। रिफ्रेश किया तो चेक वो बता रहा है कि ये दोनों अप्रूव हुई हैं, ये कैंसिल हो गई। जो कैंसिल हुई है ना, ये वाला बच्चा मेरे पास अटेंडेंस में शो नहीं होना चाहिए। सही है। तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के W1 सेक्शन के अटेंडेंस में जाता हूँ, तो यहाँ जाके इसे एक्टिव किया। एक्टिव करने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और W1 क्रिएट करो इसकी अटेंडेंस, तो सिर्फ एक ही बच्चा आ रहा है। जितने बच्चे अप्रूव्ड होंगे वही बच्चे शो होंगे, इसकी अटेंडेंस मैं मार्क कर सकता हूँ। ठीक है, आप क्लिक कर सकते हो यहाँ। ये ऐसे टिक करोगे तो इसकी प्रेजेंट हो जाएगी, वरना अनटिक पे इसकी एब्सेंट हो जाएगी। सही है। और टाइम डेट आपकी वैसे फेच हो गई। तो लेट्स सी कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि अभी दूसरे बच्चे को भी रजिस्टर करना चाह रहा हूँ, तो वो अपने एडवाइजर से रिक्वेस्ट करेगा कि मेरी रिक्वेस्ट अप्रूव कर दें। अप्रूव करने के बाद अब यहाँ पे रिजॉल्व का बटन प्रेस कर दें, तो वो कहेगा यह क्यूरी भी रिजॉल्व हो चुकी है, दूसरी भी हो गई, तीसरी भी हो गई। ठीक है। ये भी मल्टीपल मैसेजेस मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि बार बार जो आ रहे हैं ना अप्रूव में नहीं आने चाहिए। ठीक है। तो ये भी आप चेक लगा सकते हो कि अप्रूव अगर रिक्वेस्ट है तो फिर ना ये ऑलरेडी हमारे पास अप्रूव्ड है स्टेटस, तो उसको फिर आप मैसेज डिस्प्ले ना कराओ। ठीक है। तो ये जैसे मैंने रिजॉल्व कर दिया है ना, स्टूडेंट पोर्टल में वापस आते हैं। यहाँ पे मैं चेक करा दूं, रिफ्रेश करेंगे आप। रिफ्रेश करेंगे तो अब ये भी बच्चा रजिस्टर हो गया W1 सेक्शन, ये बच्चा भी हो गया। तो अब मैं जाऊंगा अटेंडेंस पोर्टल के अंदर, यहाँ पे एक्टिव आप कर सकते हो इसको। आपने जस्ट सब्जेक्ट चूज करना है, उसका सेक्शन चूज करना है, W1 है, और क्रिएट कर देनी है अटेंडेंस। तो देखें 2 बच्चे मेरे पास रजिस्टर हैं इसका। मैं एक की प्रेजेंट करता हूँ, एक की एब्सेंट करता हूँ। तो जुनेद की मैंने एब्सेंट कर दी, एक की प्रेजेंट कर दी, ताकि आपको वेरिएशन सिखा सकूं। तो उसके बाद मैं इसको सेव कर दूँ। तो अटेंडेंस मेरी बिल्कुल रो क्रिएट हो चुकी है, अटेंडेंस मार्क हो गई आज की। तो डेट भी उसने लगा दी, ये जो टाइम आ रहा होगा उसी पे जिस पे मैंने क्लिक किया होगा ना, वो वाला टाइम आपका चलेगा। ओके हो गया। इसको हम अनएक्टिव करके यहाँ पे रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि मैंने फॉर एग्जांपल अभी जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लगाई है, तो सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के W1 की सिर्फ दिखाओ। ठीक है। ये फिल्टर करने के लिए मैंने रखा था, रिपोर्ट्स के लिए, कि फलां सब्जेक्ट की सिर्फ देखनी है तो वही दिखाएगा। तो अभी बाय डिफॉल्ट हमारे पास डेटा भी एक ही सब्जेक्ट का है,
तो इसलिए यहाँ पे कोई फिल्टर का इतना यूज नहीं हो रहा, वरना इसमें फिल्टरिंग भी मैंने लगाई। तो टाइम एग्जैक्टली वही आएगा, डेट आएगी, आपका स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, 2 स्टूडेंट थे जो रजिस्टर थे इसी कोर्स के अंदर। और ये मेरे पास सब्जेक्ट स्टेटस की जगह सब्जेक्ट आ गया है। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मैंने इसको कोर्स यहाँ पे लाना था और थोड़ा आगे पीछे हो गई हैं ये कॉलम्स। ठीक है, तो स्टेटस यहाँ पे आना था, सेक्शन यहाँ पे आना था, कोर्स यहाँ पे आना था। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो गई चीजें, तो कॉलम सिर्फ आगे पीछे हुए, डेटा सही आ रहा। तो मेरे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो कोर्स है इसके अंदर ये वाला सेक्शन है, इसमें प्रेजेंट कौन है, एब्सेंट कौन है। आप टोटल अगर काउंट भी कराना चाहो तो स्टूडेंट जब इनरोल करेगा ना, तो जितने आपके अभी तक सेक्शंस क्लासेस क्रिएट हो चुकी हैं, आप इस तरह की रिपोर्ट स्टूडेंट को भी दिखा सकते हो। कैसे कि जितने सब्जेक्ट की जो जो क्लासेस क्रिएट हो चुकी हैं ना, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चूज किया, इसकी अभी तक फॉर एग्जांपल क्लासेस जो हुई हैं W1 सेक्शन की, वो हो गई हैं 10 क्लासेस हो गई हैं। तो 10 क्लासेस में किस स्टूडेंट के ज्यादा प्रेजेंट है, तो आप उसको परसेंटेज दिखा सकते हो कि प्रेजेंट परसेंटेज इतनी है, एब्सेंट परसेंटेज इतनी है आपकी इस सब्जेक्ट की। ठीक है, तो इस तरह की रिकॉर्ड भी जनरेट कराना चाहो करा सकते हो। अब ये सारा काम जो किया हुआ है, कौन कौन से पोर्टल हैं? सबसे पहले आपका कोर्स पोर्टल है, फिर है स्टूडेंट पोर्टल है, टीचर पोर्टल है, उसी तरह अटेंडेंस पोर्टल। तो 4 पोर्टल्स हैं आपके, सही है। उसी तरह यूजर पोर्टल जो है वो सिर्फ क्रिएट करने के लिए, कि नया यूजर बनाने के लिए आप सिर्फ रजिस्टर का बटन प्रेस कर दो तो नया यूजर क्रिएट हो जाओ, और इसमें कुछ भी नहीं। तो ये ओवरऑल हमारा रन करके मैंने पूरा सॉफ्टवेयर आपको दिखा दिया कि हम इस तरह का सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, ताकि एक प्रोडक्ट आप जब बनाओ तो क्वालिटी प्रोडक्ट तो हो। तो थोड़ा सा आप इसके ना क्लासेस को देख लेते हैं। क्लासेस का ओवरव्यू फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। तो सबसे पहले बनाई कोर्स की क्लास। कोर्स की क्लास के अंदर ये रिलेशन मैंने बनाया था, 1 to many। ये इसे कहते हैं आपने कंपोजिशन। इसको मैंने कंपोजिशन के अंदर लेके आया। ठीक है, कंपोजिशन क्या होती है? एसोसिएशन के अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन जो होता है उसे कहते हैं कंपोजिशन। अब कोर्स का सेक्शन के साथ जो रिलेशन है वो है 1 to many। एक कोर्स के मल्टीपल सेक्शंस हो सकते हैं, सही है। तो एक कोर्स के मल्टीपल सेक्शन बनाए तो अरेलिस्ट यहाँ पे मैंने कलेक्शन यानी इसके अंदर रख दी। अब उसी को मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कराया। ठीक है, विद कोड भी, आपको सोर्स कोड भी मिल जाएगा, मैं गिटहब पे इसे अपडेट कर दूंगा, और साथ में आपको वीडियो भी आज ही मिल जाएगा। ठीक है, मैं अब इसे डिले नहीं करूंगा। तो बस अब मेरे वो ऑडिट वगैरह हो गए हैं, डेवलपमेंट टीम का रात को था, तो मैं तकरीबन 3-4 बजे सोया था। तो उसके बाद अब जो है मैं फ्री हूँ इंशाल्लाह। ये लेक्चर और एक मेरा एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला जो लेक्चर है वो भी अपलोड होने वाला है, तो सारा इंशाल्लाह अपडेट कर दूंगा आज। तो जैसे मैंने ये कहा कि आप क्या करो, कॉपी कंस्ट्रक्टर एक बनाओ। तो यहाँ जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बना रहा हूँ, ये देखें इस तरह से, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है। ये भी हमने पढ़ा था ना, कॉपी कंस्ट्रक्टर जो ऑब्जेक्ट पास करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉपी कंस्ट्रक्टर को भी हमने ऐड किया हुआ है। उसके बाद ओवरलोड कंस्ट्रक्टर है, इसमें ये चीजें मैंने खत्म कर दी थी, इसमें चाहे उड़ा ही देंगे। बहुत सारी चीजें आपको रन टाइम पे ऐड करनी पड़ती है, सही है। बाकी सेट गेटर सेटअप बनाए हैं और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, यहाँ से आ जाए सेक्शन पे। तो सेक्शन की क्लास के अंदर सिंपल सी 3-4 चीजें जो आपने रखनी है वो रख लें। सेक्शन का नेम, क्लास डेज जो होंगे, और टाइमिंग स्लॉट्स जो उसके बने। बाकी उसके गेटर सेटर और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर बनाए, और कुछ भी नहीं बनाना। यहाँ से हम आ जाते हैं वापस स्टूडेंट के ऊपर। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ यूजर के ऊपर। तो देखें इसके अंदर मैंने क्या किया, स्टूडेंट और टीचर तीन तरह के और एडमिन, तीन तरह के आपके पास यूजर्स होंगे। तो मैं क्या करूंगा, इन यूजर्स की जो कॉमन एट्रीब्यूट्स है ना वो मैंने पेरेंट को दे दिए। तो ये मेरी हो गई पेरेंट क्लास, ये मेरी पेरेंट क्लास, सही है। इसके अंदर जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं आप यहाँ पे दे सकते हो, इवन यहाँ पे दे सकते हो। आप नेम देना चाहो वो भी दे सकते हो, मैंने नेम ऐड किया हुआ था। और फोन नंबर, ईमेल आईडी, इस तरह की चीजें जो कॉमन है ना तीनों क्लासेस में, वो आप यहाँ पे रख सकते हो।
ठीक है। बाकी इसमें सिर्फ कंस्ट्रक्टर और गेटर सेटर्स है और कुछ भी नहीं। यहाँ से हम चाहते हैं टीचर स्टूडेंट के अंदर पहले चले जाते हैं। तो स्टूडेंट के अंदर क्या किया हुआ है, सिर्फ एक प्रोग्राम मैंने डिफरेंट, आपने जो स्पेसिफिक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करें वो वाले एट्रीब्यूट आपने स्टूडेंट की क्लास में बनाने हैं। तो इसको हमने इनहेरिट किया विद यूजर। तो इनहेरिटेंस का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया। सही है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, यूजर का डेटा भी मेरे पास सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे जो पब्लिक होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे। तो वो सारे आएंगे। तो उसको मैं सिर्फ सुपर से कॉल कर रहा हूँ और कंस्ट्रक्टर में पास कर रहा हूँ। प्रोग्राम के नाम से मैंने एक ले लिया। सीजीपी आप ले सकते हो, कोई और डिग्री टाइप कोई लेना चाहो, फिर यूनिवर्सिटी का कोई डाटा लेना चाहो, कुछ इस तरह का जो भी डाटा स्टूडेंट से रिलेटेड होगा वो आप ले सकते हो स्पेसिफिक। टीचर के अंदर तीन चीजें डिफरेंट कर दी कि एम्प्लॉय कोड होना चाहिए इसके पास, डिपार्टमेंट होना चाहिए, सैलरी होनी चाहिए इसके पास। तो इस तरह की चीजें इसमें डाल दी और इसमें कुछ भी नहीं। फिर चलते हैं, हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले इनरोलमेंट। तो इनरोलमेंट के अंदर क्या किया हुआ है, तो रिलेशन कुछ ऐसे बनाए। सबसे पहले जो इनरोलमेंट है उसके अंदर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जाएगा। इनरोलमेंट डायरेक्टली दो चीजों से रिलेटेड है, तीन चीजों से रिलेटेड है। तो तीनों चीजों को मैं यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले आएगा स्टूडेंट। स्टूडेंट किस कोर्स में रजिस्टर है, ये यहाँ से रिलेशनशिप समझ में आ रहा है। एक स्टूडेंट किसी ना किसी कोर्स में रजिस्टर होगा और कोर्स के किसी ना किसी सेक्शन में रजिस्टर होगा। ठीक है। तो ये जो सेक्शन मुझे कैसे मिलेगा, सेक्शन मुझे क्लास जो कोर्स की क्लास है ना उसके अंदर ऑलरेडी मेरे पास अरे लिस्ट बनी हुई है। तो मैं इसी को ही यूटिलाइज करूंगा बार बार। यहाँ पे कुछ लोग ना ये कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, प्राइवेट करके ना यहाँ सेक्शन ले रहे थे। तो सेक्शन का यहाँ पे अगर आप डाटा ले लोगे ना तो उसमें क्या होगा कि एक कोर्स का एक ही सेक्शन में रजिस्टर होगा, ऐसे ही है। तो ये रिलेशन वैसे ठीक है, लेकिन अगर आप इसके अंदर कलेक्शन पहले से यूज कर रहे हो ना, कलेक्शन, तो आपका रिडेंडेंट हो जाएगा डाटा। डाटा इसमें भी आएगा, फिर डाटा इस वाले ऑब्जेक्ट में भी आएगा। तो रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए मैंने ये वाली चीज ली ही नहीं है। सही है। तो मैं इसका डाटा कैसे एक्सेस कर रहा हूँ कि कोर्स और स्टूडेंट दो ऑब्जेक्ट आप लो, स्टूडेंट का डाटा स्टूडेंट के अंदर रख दो, कोर्स के अंदर कोर्स का डाटा रख दो, और सेक्शन का डाटा इसके जो कलेक्शन है ना उसके अंदर रखते हैं। जिस मान बेटा क्वेश्चन है आपका, पूछें। सर मैंने ना वो सेक्शन वाली क्लास जो आपने बनाई है ना उसको सही तरह से नहीं सुना, वो जरा एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। सेक्शन की क्लास, जी। चलो मैं बता देता हूँ। ये जो सेक्शन की क्लास है ना, इसमें हमारे पास एट्रीब्यूट है तीन। ठीक है। ये एट्रीब्यूट है नेम, सेक्शन का नाम हो गया, इसकी क्लास डेज और टाइम स्लॉट्स। सही है। अब मैंने ये बोला कि अगर आप रिलेशनशिप देखें तो कोर्स का सेक्शन के साथ वन टू मैनी रिलेशनशिप है। इसका रिलेशनशिप बता देता हूँ। जो असल चीज समझने वाली ना वो यही है। रिलेशनशिप इसका बताएं तो वन टू मैनी है। तो मैनी असल में सेक्शंस होंगे, कोर्स मैनी नहीं होंगे। यानी फॉर एग्जांपल पीएफ का कोर्स है, उसके अंदर मेरे पास कोई 4 सेक्शन है, तो मैनी कौन से हुए, सेक्शन। इसका मैंने कलेक्शंस यहाँ पे बना दी। सही है। अब मैं बात ये कर रहा था कि जब आप जाओगे ना इनरोलमेंट के अंदर, इनरोल करने जा रहे हो, तो इनरोलमेंट में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होंगी। सबसे पहले स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट रजिस्टर कर रहा है, किस कोर्स में कर रहा है, और कोर्स के किस सेक्शन में कर रहा है रजिस्टर, और उसका स्टेटस क्या है। सही है। तो ये सारी 4 चीजें मुझे रिक्वायर्ड है। तो स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट का डेटा जाएगा, कोर्स के अंदर कोर्स का डेटा जाएगा। तो मैंने ये बोला कि अगर आप सेक्शन यहाँ पे ले लोगे ना, सेक्शन का ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो आप सेक्शन के अंदर सेक्शन का डेटा रख दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे तो डेटा रहेगा। दूसरा डेटा ना आपका कोर्स की ये जो कलेक्शन आपने ली हुई है ना, इसका मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बन जाएगा। ठीक है। एक कोर्स में बहुत सारे कोर्सेज हैं, उसी तरह आपके इनरोलमेंट के अंदर जो है वहां पे भी एक सेक्शन आ गया। तो रिडंडेंसी, एक ही डाटा रिपीट हो रहा होगा, तो आपने रिपीटेशन से बचना है। ठीक है। आप इस तरह करें तो सीधा सीधा काम तो हो जाता है, लेकिन क्यों ना हम ये वाला काम इस तरह ना करें,
हम बल्कि इसकी बजाय कोर्स के अंदर ही जो हमने कलेक्शन ली हुई है इसी को यूटिलाइज करेंगे। कैसे यूटिलाइज करेंगे, जरा देखिएगा, मैं सैंपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो स्टूडेंट है ना, एबीसी को स्टूडेंट है, वो आया, किसी कोर्स का नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नाम से मेरे पास ये कोर्स है, सही है। और इसका जो सेक्शन था ना, वो सेक्शन था W1। एक ही सेक्शन में एक बच्चा रजिस्टर हो सकता है ना, सेम सब्जेक्ट के एक ही सेक्शन में हो सकता है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट में नहीं जा सकता। मतलब एक से ज्यादा सब्जेक्ट के इनरोलमेंट आप कर सकते हो, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन सेम सब्जेक्ट के मल्टीपल सेक्शन में रजिस्टर नहीं हो सकते। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कह रहा हूँ कि या इसका स्टेटस आ रहा होगा पेंडिंग, सही है। अब सेम एबीसी स्टूडेंट फिर से आया, उसने क्या किया, एबीसी वाला स्टूडेंट फिर से आया, उसने फिर से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के W2 को रजिस्टर करने की कोशिश की। तो ये काम उसे नहीं करने देना कि वो सेम सब्जेक्ट के किसी दूसरे सेक्शन या सेम सेक्शन में अगर रिक्वेस्ट फिर से भेज रहा है ना, तो वो आप उसे वैसे रिस्ट्रिक्ट कर दो। ठीक है, तो अब स्टूडेंट का नेम मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये कोई DEF आ गया, नया स्टूडेंट आ गया। तो नया स्टूडेंट जो है वो नए कोर्स में जा सकता है, सही है। तो आप एक चीज देख रहे हो कि यहाँ पे ना एक कोर्स के एक सेक्शन के अंदर ना जो एक ही स्टूडेंट रजिस्टर होगा, तो इसका मतलब एक स्टूडेंट से जो रिलेशनशिप बनेगा ना, इसको जरा समझिएगा। देखिए कि फॉर एग्जांपल एबीसी स्टूडेंट है, वो W1 में ही जाएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, SC लिख देता हूँ, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के W1 में चला गया। अब ये सेम सब्जेक्ट के दूसरे सेक्शन में नहीं जा सकता, ये चीज हमें एग्जैक्टली पता है ना। एक बच्चा जो है सेम सब्जेक्ट के दूसरे सेक्शन में नहीं जा सकता, तो इसका मतलब रिलेशनशिप क्या बना, 1 to 1 सेक्शन के साथ जो आपके स्टूडेंट का रिलेशनशिप है वो 1 to 1 बन गया, सही है। तो यहाँ पे जो हम रिलेशनशिप बनाएंगे ना, तो वो इस तरह से ही बनाएंगे, इसी को फॉलो करते हुए कि वो जो कोर्स जब आप रजिस्टर करोगे ना, तो कोर्स का डाटा कोर्स में चले जाएगा। फिर कोर्स के अंदर जो कलेक्शन है ना, इसमें हम सिर्फ ये जो अरे लिस्ट है, इसमें सिर्फ एक सेक्शन का डाटा रखेंगे, मल्टीपल सेक्शन का डाटा नहीं रखेंगे। क्योंकि जब भी आप इनरोलमेंट का ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, ऑब्जेक्ट जब भी बनेगा, तो उसमें आपको पता है कि कोर्स का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा, स्टूडेंट का भी बनेगा। उसी तरह कोर्स के अंदर जो चीजें हैं उसका डेटा भी बनेगा, ऑफ कोर्स। तो उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं उसका डाटा भी आपका एलोकेट होगा, तो ये वाला डाटा भी एलोकेट हो जाएगा, सही है। ये जो एलोकेट होगा ना, इसमें हम सिर्फ एक सेक्शन का डाटा रखेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये 1 to 1 होगा। यानी एज ए एनरोलमेंट अगर मैं देखूं तो सेक्शन वाली जो अरे लिस्ट है ना, उसमें सिर्फ एक एलिमेंट मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, सही है, पूरी अरे को यूटिलाइज नहीं कर रहा। उसी तरह सेम अप्रोच को मैंने वर्कलोड के अंदर भी किया होगा, कि जैसे फॉर एग्जांपल वर्कलोड क्या है कि एक टीचर कितने कोर्सेज पढ़ा सकता है, ठीक है, कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाएगा। तो टीचर का डाटा रिक्वायर्ड है, टीचर के डाटा के अंदर हमने कुछ ये चीजें रखी हुई हैं। टीचर का डाटा जाएगा, फिर कोर्स का डाटा जाएगा, तो सेक्शन का डाटा कैसे जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल एबीसी को टीचर है, वो पढ़ाएगा कोई आपका कोर्स, पीएफ का कोर्स पढ़ाएगा, W1 का सेक्शन पढ़ाएगा। और अब मैं इसी के लिए इसके लिए भी सेम चीज फिट आएगी कि सेम कोर्स का कोई डिफरेंट सेक्शन दूसरा टीचर पढ़ा सकता है, तो वो भी पढ़ा सकता है। आप एबीसी, यही टीचर जो है, ये पीएफ का कौन सा सेक्शन पढ़ाए, W2, तो ऐसा हम कर सकते हैं ना। तो ये तो पढ़ा सकते हैं, इसको रिस्ट्रिक्शन नहीं हमने करी। तो इसको रिस्ट्रिक्शन ना हो उसके लिए आप देखें, इसके लिए जो रेलिस्ट आपकी यूज होगी ना, कोर्स के अंदर जो सेक्शन की रेलिस्ट है, वो 1 to many रिलेशनशिप शो कर देगी। जहां पे 1 to 1 चाहिए था 1 to 1 करेगी, जहां 1 to many चाहिए था 1 to many कर देगी, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे अगर देखो तो एक सेक्शन के साथ जो रिलेशनशिप बन रहा है ना टीचर का, वो 1 to 1 बन रहा है, सही है। एक सेक्शन को सिर्फ एक ही टीचर पढ़ाएगा, तो 1 to 1 टीचर ये बन रहा है।
लेकिन एक कोर्स के मल्टीपल सेक्शंस को एक टीचर पढ़ा रहा है तो ये वन टू मैनी बन रहा है। इसलिए इसके अंदर वन टू वन रिलेशनशिप भी है और वन टू मैनी रिलेशनशिप है। इसको मैंने कुछ इस तरह से किया था, एक टीचर जो है एक कोर्स के मल्टीपल सेक्शंस भी पढ़ा सकते हैं, और उसी तरह एक टीचर एक कोर्स का एक सेक्शन भी पढ़ा सकता है। सही है, हो सकता है ये इसे पीएफ का ना मिले, ऊप का मिल जाए, W2। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मैंने यही कहा था कि सेक्शन का यहाँ पे बनाने का कोई फायदा नहीं है, या फिर से मैं अरे लिस्ट बना दूं तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैं इसी को यूटिलाइज कर लेता हूँ जो कोर्स के अंदर पहले से बनी हुई। ठीक है, तो अच्छी प्रोग्रामिंग ये होती है कि आप यूटिलाइज करें, रीयूज कर लें अपना कोड, बजाय इसके कि नए नए कोड आप क्रिएट करते रहो, सेम कोड ऑफ लाइंस आप लिखते जाओ बार बार। ठीक है, तो ये होगा वर्कलोड के लिए। वर्कलोड के बाद मैं जाता हूँ यहाँ अटेंडेंस। तो अटेंडेंस के अंदर जस्ट आपने ये बनाया कि कोर्स, कौन सा कोर्स है, स्टूडेंट कौन सा इस कोर्स में पढ़ रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद ये वाले वो स्टूडेंट्स हैं जो इनरोल होंगे, ये डाटा ना वहां से आ रहा है। सही है, तो ये मैं स्टोर करने के लिए, आपने हमेशा जब भी क्लास बनाते हो ना तो स्टोर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा करो कि मैंने इसमें जो डाटा स्टोर करना है वो कौन सा डाटा होगा। जैसे अटेंडेंस के अंदर मैंने कोर्स का डाटा स्टोर करना है तो कोर्स का ऑब्जेक्ट बन गया। फिर मैंने जो स्टूडेंट होगा उसके लिए अटेंडेंस मार्क करनी, तो स्टूडेंट का डाटा भी स्टोर करना है, वो भी हो गया। तो स्टोर पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब भी क्लासेस के एट्रीब्यूट्स बनाएंगे ना आपको ज्यादा समझ आएगा। फिर आपने जो डाटा स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल सेक्शन का, तो कोर्स के अंदर सेक्शन पहले से बना हुआ है। सही है, तो ये मुझे उसी को यूटिलाइज कर लूंगा मैं, तो यहाँ पे सेक्शन इसलिए मैंने अलग से नहीं बनाया। उसी तरह जो डेट है वो आ गया यहाँ पे, उसी तरह टाइम का डाटा मैंने स्टोर करना है। फिर वो मार्क आपकी एज अ ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है, वहां तो ए और पी में शो करा रहा था, लेकिन डाटा में जो स्टोर करा रहा हूँ वो ट्रू फॉल्स के फॉर्म में करा रहा हूँ। तो ट्रू फॉल्स होगा, तो ट्रू का मतलब प्रेजेंट, फॉल्स का मतलब एब्सेंट। सही है, तो इस तरह से ही चल रहा है। जो आखिरी क्लास है सबसे मेन क्लास, यूनिवर्सिटी सारी जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं उनसे एग्रीगेट होगी। याद रहे मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ वो एग्रीगेशन है, तो मैं इसकी एग्रीगेशन कर रहा हूँ सबकी। तो क्या कर रहा हूँ कि कोर्सेज की जो अरे लिस्ट है इसको एग्रीगेट किया विद स्टूडेंट और विद द यूनिवर्सिटी। उसी तरह यूजर्स के नाम से बनाए। यहाँ पे हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को भी कर रहे हैं कि मैंने स्टूडेंट की नहीं बनाई लिस्ट, मैंने यहाँ पे टीचर की नहीं बनाई, मैंने डायरेक्टली ना सिर्फ यूजर की बना दी। यूजर की बनाएंगे तो उसमें आपका, क्योंकि पेरेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट स्टोर करा सकते हो, तो उसी को हमने पॉलीमॉर्फिज्म भी यूज कर लिया। उसी तरह इसमें अपकास्टिंग भी यूज की हुई है और डाउनकास्टिंग भी यूज की हुई है। फिर इसमें इनरोलमेंट वाला आ गया, उसका डेटा हमने स्टोर करना है, मल्टीपल इनरोलमेंट्स होंगी, वर्कलोड मल्टीपल होगा, फिर अटेंडेंस मल्टीपल होंगी। तो जब आप इस तरह का कोड लिखते हो ना, फिर थोड़ा सा ना कोड इस तरह से हो जाता है। मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखाना चाहूंगा। ये सारे डमी डाटा क्रिएट किए हुए हैं, डमी वन सेक्शंस के ना, मैंने कुछ पैचेस बनाए थे। तो एक मेरा पैच है वो है ये डमी सेक्शन वन। इसके अंदर जो डेटा जाता है ना वो जाता है W1 2, और उसकी क्लासेस ये जाती है। उसी तरह डमी जो सेक्शंस हैं वो मेरे पास 2 जाएगा, उसमें 3 सेक्शंस क्रिएट करेगा। अगर आप ये साइन करोगे ये वाला फंक्शन तो इसमें 3 बनेंगे, ये वाला करोगे तो 2 सेक्शन बनेंगे। सही है, और ये कोर्सेज क्रिएट किए हुए हैं, और ये देखें ना डमी सेक्शन मैंने पास किए हुए हैं इसके अंदर। फिर डमी यूजर्स जो बनाए हुए हैं वो इस तरह बनाए हुए हैं। ठीक है, आप खुद के यूजर भी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि मैंने बार बार रन करना था सिस्टम को। तो बार बार रन करने से ये होता है कि आपका वो जो बार बार एंट्री नहीं करनी पड़ेगी फिर आपको। तो यहाँ आप देखोगे जो डाटा है ना, यूजर का डाटा भी स्टोर हो रहा है, स्टूडेंट का भी, टीचर का भी। तो उससे क्या हो रहा है, एक चीज हो रही है कि पॉलीमॉर्फिज्म को हम यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह का कोड करने से होता क्या है, जो मैंने आपको बताया ना कि एक ही सेक्शन को बार बार हम जो यूटिलाइज कर रहे हैं उससे क्या होगा, ये मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। तो उसमें ना कुछ आपकी लाइन ऑफ कोड ना कुछ इस तरह लेंथी हो जाएंगे, जैसे ये लिखा हुआ। ये देखें इतनी लंबी लंबी लाइनें लिखनी पड़ेंगी फिर आप।
ये आप वर्कलोड में जाओ, फिर उसके ऑब्जेक्ट में जाओ, फिर कोर्स में जाओ, फिर उसके सेक्शन में जाओ, फिर सेक्शन के अंदर जो उसका एक कोर्स बना हुआ है, इस जीरो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वन टू वन रिलेशनशिप है। तो जीरो में जाओ, फिर उसका नेम गेट करो। उसी तरह ये आपके ना डॉट कर करके आप उसमें एक्सेस कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, बार बार मुझे कोड नहीं लिखना पड़ेगा, इससे बचत हो जाएगी। तो पूरी आप इसे देखिएगा जरूर, हर कोई इसकी वीडियो जरूर देखे। बहुत सारी चीजें आपको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेंगी। बाकी सारी चीजें इंशाल्लाह एक्सप्लेन की हुई है इसके अंदर मैंने, इसलिए वो 5 साढ़े 5 घंटे की बनी थी। तो मैं उसको ना थोड़ा सा अभी शॉर्ट कर दूंगा या फिर फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आपको हर चीज समझ आए। तो ये था बेटा प्रोजेक्ट। हर प्रोजेक्ट से कुछ लर्न करना है, यही उसका पर्पस है। तब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मजा भी आएगा पढ़ने में। ये मैं सेव कर दूं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा चले जाते हैं लेक्चर की तरफ। तो आज का लेक्चर हमारा होने जा रहा है आयो स्ट्रीम्स के ऊपर। ठीक है, मैंने पहले कहा था कि हम करेंगे मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग का जो टॉपिक है ना, मैंने इसलिए डिले किया है कि उसकी कुछ रीजन है कि हमने ना, क्योंकि नेक्स्ट वीक से मैंने कहा था डेटाबेस पे हमने मूव ऑन कर जाना है। तो डेटाबेस से पहले फाइल हैंडलिंग सीख लेना, ये ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट है। तो फाइल हैंडलिंग का हमें आइडिया होगा, फिर डेटाबेस हम आसानी से कर सकेंगे। इसलिए मैंने थोड़ा सा डिले कर दिया। तो डेटाबेस के बाद हम मल्टी थ्रेडिंग और सॉकेट प्रोग्रामिंग सीख लेंगे। ठीक है, तो कोई टॉपिक स्किप नहीं करूंगा मैं। आप देखोगे एट द एंड हम ना आउटलाइंस को मैच करना, तो उसमें कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो हमने ना किया हो। ठीक है, तो 24 लेक्चर्स हैं, 24 लेक्चर्स के अंदर हर चीज इंशाल्लाह आपको कराएंगे। तो आज हमारा आधा तो बूट कैंप हो चुका है। ठीक है, तो इसमें आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। तो आज के लेक्चर का ओवरव्यू करते हैं। आयो स्ट्रीम, इसमें हम पढ़ेंगे जावा के अंदर आयो स्ट्रीम्स क्या होती हैं, आई स्ट्रीम क्या होती है, ओ स्ट्रीम की क्लासेस क्या होती हैं, एडवांटेजेस ऑफ आयो स्ट्रीम्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट डेटा आयो स्ट्रीम्स कौन से हैं। ठीक है, इसको हम कोड वाइज भी देखेंगे एक एक करके। जो फेमस आयो स्ट्रीम की क्लासेस हैं उसका कोड भी मैं आपको करके दिखा दूँ। एक ही तरीके से कोड होता है, सिर्फ क्लासेस के नाम डिफरेंट है। फिर हम थोड़ा सा रिक्वायरमेंट्स पे बात करेंगे। इस वीक जो हमने प्रोजेक्ट करना है थोड़ा स्कोप उसका कम कर देंगे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। इसमें हम फाइल हैंडलिंग यूज करेंगे और एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करेंगे। तो बैंक एप्लीकेशन हम बनाएंगे, उसमें एक अकाउंट होगा, अकाउंट में आप डिपॉजिट कर सकोगे, उसमें विड्रॉ कर सकोगे। उसका डाटा आपने फाइल में स्टोर कराना है। सही है, फाइल जो हैंडलिंग करके तो परमानेंट डेटा स्टोरेज की तरफ आ रहे हैं हम तो थोड़ा सा इसको स्टार्ट करते हैं। आयो स्ट्रीम क्या होती है? जावा के अंदर इनपुट और आउटपुट की जो स्ट्रीम है ना उसे कहते हैं आयो। आयो स्ट्रीम इज यूज टू प्रोसेस द इनपुट एंड आउटपुट। जो इनपुट आएगी और आउटपुट आएगी कहाँ से आएगी वो जरा इस पे बात कर लेते हैं। तो जावा यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या होती है? फ्लो। ठीक है, फ्लो टू मेक आईओ ऑपरेशंस फास्ट। द इसका जो पैकेज है वो कौन सा है? जावा डॉट आईओ पैकेज जो है वो, उसके अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं। अभी मैं एक एक करके सारी बता दूंगा आपको। डेट रिक्वायर्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट। अच्छा, इनपुट आउटपुट सिर्फ ये नहीं होती कि आपने प्रिंट करा दिया या फिर कीबोर्ड से इनपुट कर दी, ऐसा नहीं है। बहुत सारी और भी चीजें आईओ स्ट्रीम करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक थर्ड पार्टी सर्वर है, क्लाइंट सर्वर को आपने एप्लीकेशन बना दी। अब आपकी जो क्लाइंट साइड है ना वो बिल्कुल सेपरेट है और सर्वर साइड बिल्कुल सेपरेट है। तो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्लाइंट सर्वर का। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल सर्वर जो है ना वो किसी और मशीन पे पड़ा हुआ है, और मेरे पास जो क्लाइंट आपका एप्लीकेशन है वो किसी और सर्वर पे पड़ी हुई है। दोनों की जो कम्युनिकेशन होगी ना, तो यहाँ से जो क्लाइंट से डेटा जाएगा ना उसको कहते हैं आउटपुट स्ट्रीम। जो सर्वर से डेटा आएगा उसे कहते हैं इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आपकी फाइल हैंडलिंग ही सिर्फ इसका पर्पस है या सिर्फ प्रिंट कराना इसका पर्पस है। आईओ स्ट्रीम के अंदर आपके पास सॉकेट प्रोग्रामिंग भी आ जाती है, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन का यूजेज आ जाता है, एपीएस से डाटा रीड करना, एपीएस में डाटा स्टोर करना, ये भी हम आईओ स्ट्रीम से ही करते हैं। ठीक है, तो वी कैन परफॉर्म फाइल हैंडलिंग इन जावा बाय जावा आईओ एपीआई को यूज करके। तो स्ट्रीम क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। अ स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ डाटा।
फॉर एग्जाम्पल मैंने ना डाटा सेंड किया बाइट्स की सूरत में, फॉर एग्जाम्पल मैंने करेक्टर की सूरत में सेंड कर दिया, स्ट्रिंग की सूरत में सेंड कर दिया, तो वो जो डाटा का सीक्वेंस होगा ना उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। तो इन जावा स्ट्रीम कंपोज ऑफ होती है बाइट्स। तो वो कहता है जो डाटा आपका जाता है ना वो बाइट कोड के फॉर्म में जाता है। बाइट कोड का हमने पढ़ा था थोड़ा सा, बाइट कोड क्या होता है, इंटरमीडिएट कोड होता है आपका, उसकी फॉर्म में आपका डाटा फ्लो कर रहा होता है। तो स्ट्रीम कुछ ऐसा ही है जैसे स्ट्रीम ऑफ वाटर डेट कंटिन्यू टू फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रीम का हमने समझ लिया। आउटपुट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम में फर्क। Java application uses an output stream to write data। तो एक चीज समझ आई, आउटपुट स्ट्रीम जो होती है वो राइट करने के लिए होती है, इनपुट स्ट्रीम जो होती है वो रीड करने के लिए होती है। थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट आप देखोगे, थोड़ा सा ये उल्टा भी आप इसे समझ सकते हो, लेकिन फाइल पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो जो डाटा मैं रीड कर रहा हूँ ना, यानी जो मुझे आउटपुट चाहिए वो क्या चाहिए, रीड करना। तो उसको आप लोगे इनपुट स्ट्रीम के अंदर। तो जो मैं राइट करना चाह रहा हूँ ना वो मेरा फॉर एग्जांपल जाएगी एज अ इनपुट, मेरी तरफ से एज अ इनपुट जाएगी, तो उसे हम आउटपुट स्ट्रीम में लेंगे। तो थोड़ा सा ये ना वर्ड्स आगे पीछे हैं, ठीक है। तो जब आप रीड करते हो तो इनपुट स्ट्रीम आएगा, और जब राइट करते हो आउटपुट स्ट्रीम आएगा, सही है। तो जावा एप्लीकेशन यूजिंग एन आउटपुट स्ट्रीम टू राइट डाटा टू अ डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन कोई भी हो सकती है, वो फाइल भी हो सकती है, अरे भी हो सकती है, कोई एपीआई हो सकती है, थर्ड पार्टी सर्वर भी हो सकती है। उसी तरह जावा एप्लीकेशन यूजेस इनपुट स्ट्रीम टू रीड डाटा फ्रॉम अ सोर्स, इट मे बी अ फाइल, अरे, अरे से भी डाटा रीड कर सकते हो, या कलेक्शंस भी इसे कह सकते हो, आप इसे कलेक्शंस लिखते हो। तो कलेक्शंस भी हो सकती हैं, या फिर एपीआई हो सकती है, या फिर कोई थर्ड पार्टी सर्वर भी हो सकता है। अभी मैंने जैसे एग्जांपल दी। तो एपीआई का यहाँ पे एडवांटेज हमें पता चला कि आईओ स्ट्रीम सिर्फ फाइल हैंडलिंग का काम नहीं करती, वो आपको एपीआई रीड करने में हेल्प आउट करती हैं, आपको सर्वर से कम्युनिकेट करने में हेल्प आउट करती हैं, इवन आपने कोई फाइल हैंडलिंग करनी है उसमें भी आपको कम्युनिकेट करती हैं। तो थोड़ा सा हम आउटपुट स्ट्रीम की क्लासेस को देख लेते हैं। कौन कौन सी क्लासेस हैं जावा के अंदर। फाइल आउटपुट स्ट्रीम, उसी तरह बाइट अरे आउटपुट स्ट्रीम है, फिल्टर आउटपुट स्ट्रीम है, उसी तरह पाइप्ड आउटपुट स्ट्रीम है, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम है, उसी तरह डेटा आउटपुट स्ट्रीम है, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम है, प्रिंट स्ट्रीम है। तो जो जो आपके पास क्लासेस है वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। जो आपकी करंटली यूज हो रही होंगी एप्लीकेशन में, तो और हमारे ज्यादा यूजेज में है, मैं वो वाली क्लासेस आपको करके दिखा दूंगा। वो 4-5 क्लासेस हैं, वो इम्पोर्टेंट है, और अक्सर आप उसे जैसे क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन में यूज करते हो। आगे हम एमवीसी एप्लीकेशन बनाएंगे, एपीएस की तरफ थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो एपीएस को जब रीड करते हो को कौन सी क्लासेस चाहिए, मैं सिर्फ वो वाली क्लासेस आपको कराऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो इनपुट स्ट्रीम के अंदर क्या है, इनपुट स्ट्रीम के अंदर हमारे पास जो फाइल इनपुट स्ट्रीम है, बाइट इनपुट स्ट्रीम है, उसी तरह फिल्टर इनपुट स्ट्रीम है, ये सारे क्लासेस के नाम है, ठीक है। क्लासेस के नाम है, और पाइप इनपुट स्ट्रीम है, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम है, उसी तरह डेटा इनपुट स्ट्रीम है, बफर है, पुश बैक इनपुट स्ट्रीम है। तो सबके नाम भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कौन सी आउटपुट स्ट्रीम का क्या पर्पज है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सबसे पहले की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो क्लास है ना जिसपे हम काम करने जा रहे हैं वो है फाइल इनपुट स्ट्रीम। एक ये क्लास है, वो करेगी रीड करने के लिए, और एक आपके पास है फाइल आउटपुट स्ट्रीम। तो मैं पहले राइट करा के आपको दिखा दूंगा, फिर रीड करके हम देख लें। इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन भी कर लेते हैं, ये क्लास में डाटा फ्लो कैसे होगा। तो डाटा फ्लो की जो बात है वो है, फॉर एग्जांपल डाटा बाइट की सूरत में जाएगा, तो डाटा स्ट्रिंग की फॉर्म में जाएगा, डाटा कैसे आपका ट्रांसफर होगा उसमें सारी डिस्कशन कर लेते हैं। तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम हम पहली जो क्लास के ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ से मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। लेक्चर हमारा होगा 12, ये क्रिएट कर दिया। तो लेट्स सी कि हम सबसे पहले ना आउटपुट स्ट्रीम से पहले फाइल को समझ लेते हैं। तो फाइल कैसे क्रिएट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और फाइल हैंडलिंग करेंगे कैसे, उसको जरा देख लेते हैं। तो
फाइल की नाम से ना आपके पास क्लास अवेलेबल है, फाइल इज इक्वल टू न्यू फाइल, यहाँ पे मेरे पास ये अवेलेबल है। ठीक है, आप इसको ऐड कर सकते हो, इंपोर्ट करते हैं आईओ फाइल, देखें जावा डॉट आईओ पैकेज है, उसके अंदर डॉट फाइल है, सारे के सारी लाइब्रेरीज आईओ स्ट्रीम से रिलेटेड इसके अंदर हो। ये मुझे एरर क्यों दे रहा है? यहाँ पे वो कह रहा है कि आप जो फाइल क्रिएट कर रहे हो ना, आप इसके अंदर कुछ पास करो, तो कोई ना कोई आर्गुमेंट इसे चाहिए, फाइल का नाम चाहिए, तो वो आर्गुमेंट आप यहाँ पे पास कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ना टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है abc.txt, ये एक फाइल मेरी क्रिएट करो। अभी ये फाइल इस तरह से क्रिएट नहीं होती। ठीक है, तो इस क्रिएट कैसे करते हैं जरा, इसके लिए हम कुछ लाइन ऑफ कोड चेक करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आप क्या करो, एस आउट करो, कुछ इसके फंक्शन है वो आपको दिखाता हूँ, जैसे फाइल डॉट, इसको कह सकते हैं एग्जिस्ट। तो फाइल डॉट एग्जिस्ट, पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो जैसे इसको मैं चलाऊंगा ना, तो ये मुझे ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में दे देगा। अभी वो कह रहा है फाइल क्रिएट ही नहीं हुई। एग्जिस्ट का मतलब होता है फाइल क्रिएट हो गई है या नहीं हुई। इसको चेक करने के लिए आप ये काम कर सकते हो। लेट्स ठीक है, अगर मेरी फाइल क्रिएट नहीं हुई ना, तो मैं चाहता हूँ मैं एक कंडीशन लगा लूँ, इफ, अगर तो मेरी फाइल डॉट एग्जिस्ट क्रिएट नहीं हुई ना, यानी फॉल्स करना है इसको, तो निगेट आप इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, ये आप नॉट इक्वल टू ट्रू ये भी लिख सकते हो, या फिर इक्वल इक्वल फॉल्स भी लिख सकते हो, तो सारी चीजें एक ही चीज है। तो मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में जरा लिख के दिखाता हूँ, क्योंकि हमने कुछ नई नई चीजें भी वेरिएशन देखने चाहिए। तो जब तक ये ट्रू, जब तक ये फॉल्स है ना, तो फॉल्स के केस में क्या करो, फाइल डॉट, यहाँ पे मेरे पास दो मेथड्स मुझे मिलते हैं, क्रिएट न्यू फाइल। तो नई फाइल को आप क्रिएट कर दो, इसका एक फंक्शन कॉल कर दो। ठीक है, यहाँ पे फाइल क्रिएट का जो मेथड है, ये मुझसे कुछ आर्गुमेंट भी मांग रहा है, कि ये कह रहा है कि आर्गुमेंट नहीं मांग रहा, ये मुझे कह रहा है कि आप ये ना कोई एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ये देखो, ये कह रहा है कि थ्रो करेगा आईओ एक्सेप्शन, तो इसलिए हमने एक्सेप्शन एंडिंग पहले पढ़ ली थी ताकि हम इसे फाइल एंडिंग में भी यूज कर सकें। तो ये कह रहा है इसको ना आप सराउंडिंग किसी ना किसी, क्योंकि जो चीज थ्रो कर रही होती है ना कोई एरर, तो उसको हैंडल करने के लिए हम ट्राई कैच लगा। तो ये कह रहा है ये ना एक्सेप्शन थ्रो कर रही है, आप इसे हैंडल करो, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और सराउंडिंग विद ट्राई कैच आप यूज करें यहाँ पे। सही है, अगर किसी फंक्शन में आप यूज कर रहे हो तो फिर मैं ऊपर वाला क्लॉज यूज करूंगा, थ्रोज। थ्रोज का कीवर्ड मेथड के लिए होता है, लेकिन अभी के लिए मैं ट्राई कैच यूज कर लूँ। ठीक है, अगर आप किसी स्पेसिफिक मेथड में ये कोड लिख रहे हो तब थ्रोज यूज करोगे, अभी के लिए आप ट्राई कैच यूज कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ट्राई कैच यूज कर लिया बिना ट्राई कैच के। अब ये वाली एक्सेप्शन को हम, अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सी एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है कैच एक्सेप्शन है या अनकैच एक्सेप्शन है? तो दो तरह की अनचेक और चेक, दो तरह की एक्सेप्शन थी, ये चेक है या अनचेक है? ऐसी एक्सेप्शन जो आपको एरर दे, ठीक है, आपको कंपाइल टाइम पे एरर दे देना, उसे कहते हैं चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, जो आपको रन टाइम में एरर दे उसे कहते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। सही है, ये हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा था। तो यहाँ पे आ जाते हैं, सिस्टम आउट में यहाँ करके दिखा देता हूँ, एक्स डॉट गेट मैसेज, यहाँ से आप प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, या प्रिंट स्टैक ट्रेस भी आप यूज कर सकते हो, ये वाली लाइन एक्स डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ये भी हमने पढ़ा था, दोनों में से कोई एक यूज कर लो। तो लेट्स सी कि मैं इस तरह से फाइल क्रिएट करूंगा। तो अभी मैं कोड जब रन करता हूँ, लेट्स सी कि इसको चला के देखते हैं, मैं जैसे इसे रन करता हूँ ना, तो पहली बार तो उसने मुझे फॉल्स दिया। सही है, लेकिन अब मैं जरा यही प्रोजेक्ट जहाँ पे बना हुआ है ना, उस जगह पे जाके देखता हूँ। तो मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स के नेटबीन्स के अंदर, यहाँ पे मैं जाऊंगा नेटबीन्स, ऐसा थोड़ा सा, लेक्चर नंबर था मेरा 12। इसके अंदर आप देखोगे तो एबीसी नाम की एक फाइल तो उसने क्रिएट कर दी है, ये देखें यहाँ पे क्रिएट हो गई। हो सकता है आपको यहाँ पे वो शो ना करे, मैं वैसे यहाँ पे शो तो उसे करना चाहिए, पैकेज यहाँ नहीं शो कर रहा। ठीक है, वो जो रन टाइम पे क्रिएट किया है ना, तो वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा, लेकिन असल में आपकी फाइल क्रिएट हो चुकी है।
ये देखें एबीसी, अगर आप देखें तो ये फाइल मेरे पास बन चुकी है। ये कैसे बनी, इसके लिए जो हमने लाइन लिखी थी ना वो ये है कि फाइल फाइल डॉट एग्जिस्ट अगर नहीं है तो फिर उसे क्या करो, फाइल डॉट क्रिएट न्यू फाइल आप क्रिएट कर दो। तो इस तरह करके आप फाइल बना सकते हो। ये हर बार नहीं बनाएगा, ये कंडीशन उसे रोक देगी। उसी तरह अगर आपने किसी फाइल को डिलीट करना हो तो उसके लिए भी कोड है। उसके लिए आप लिख सकते हो फाइल डॉट डिलीट। किसी चीज को डिलीट करना हो तो ये डिलीट भी कर देगा उसी फाइल को। ठीक है, तो फाइल क्रिएट करना डिलीट करना दोनों हमने सीख लिया। और अगर आप उसे पाथ स्पेसिफिक कोई पाथ दोगे ना कि सी ड्राइव के इस वाले फोल्डर में क्रिएट करो तो वो वहां पे क्रिएट कर देगा। अभी के लिए आपने कोई पाथ नहीं दिया हुआ तो उसने उसी प्रोजेक्ट के अंदर वो क्रिएट कर देता है। ठीक है, इसी प्रोजेक्ट के अंदर वो क्रिएट कर देता है। तो लेट्स सी कि मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा हम कोड की तरफ आते हैं। तो ट्राई कैच के बाद मैंने ये सारा क्रिएट कर दिया। अब थोड़ा सा फाइल तो हमारी होगी क्रिएट। ये सारा कोड था फाइल क्रिएट करने के लिए। अब हम जाते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो है बाइट स्ट्रिंग। तो बाइट स्ट्रिंग की दो क्लासेस होती हैं। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ बाइट स्ट्रिंग के अंदर। तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ बाइट स्ट्रिंग क्या होता है। बाइट एक हमारे पास टाइप होती है, डेटा टाइप। बाइट इज डेटा टाइप। तो डेटा टाइप हमने पढ़ी थी। इसका साइज कितना होता है, साइज इसका होता है 1 बाइट। 1 बाइट मतलब 8 बिट्स के बराबर। तो 8 बिट्स का डाटा ये सेंड करेगा। सही है, इसमें जब भी आप डाटा सेंड करोगे बाइट की सूरत में डाटा जाएगा। सही है, फाइल के अंदर। तो वो इसकी जो क्लासेस हैं वो भी बता देता हूँ। इसकी जो क्लासेस हैं वो है फाइल इनपुट स्ट्रिंग, और दूसरी क्लास का नाम है फाइल आउटपुट स्ट्रिंग। ठीक है, दो क्लासेस हैं हमारे पास, दोनों को यूज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा अगर मैं रीड करना चाहूँ तो रीड भी कर सकता हूँ, अगर आउटपुट करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। पहले मैं राइट करके चेक करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल फाइल आउटपुट स्ट्रीम, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाओ। जैसे मैंने कर लिया, आउटपुट स्ट्रीम के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको नल कर देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए मैंने नल कर दिया, लेकिन आगे जाके मैं इसे इनिशियलाइज भी करूंगा। तो ट्राई कैच के अंदर हम इसे लिखेंगे। अगर नहीं भी लिखोगे ना तो ये कैच एक्सेप्शन होती है, आपको करने नहीं देगी कोड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ आउटपुट स्ट्रीम इज इक्वल टू न्यू करके फाइल फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और इसके अंदर मैं फाइल का रेफरेंस पास करूंगा। क्यों फाइल का रेफरेंस क्यों पास कर रहे हैं, इसकी रीजन ये है कि आपके पास जो राइटिंग आप करोगे ना, किसके अंदर राइट करोगे डाटा, तो ये हमारे पास होता है राइट करने का कोड। तो फाइल में अभी मैं राइट करना चाह रहा हूँ, तो जब आप राइट करोगे तो फाइल का रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। सही है, जिस फाइल में आपने राइट कराना है। तो यहाँ पे ना उसने मुझे एरर देना शुरू कर दिया है। यहाँ पे वो मुझे कह रहा है शायद स्पेलिंग मिस्टेक है, आउटपुट स्ट्रीम। अब सही है, एस कैपिटल है। सही है, अभी तक तो मुझे एरर नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं इसको सही किया तो यहाँ पे मुझे अनएक्सेप्शन मुझे शो करना शुरू कर दिया। कहते हैं ऐसी एक्सेप्शन आ सकती है जिसका नाम है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो इसको हैंडल करो आप। इसको कैसे करेंगे, आप यहाँ टिक करोगे, और कौन सा चूज करना है यहाँ से मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर थ्रोज आप वहां पे यूज करोगे, अगर किसी मेथड में ये कोड लिख रहे हो, अगर मेथड में नहीं लिख रहे मेन में लिख रहे हो तो फिर ट्राई कैच यूज करोगे। तो यहाँ से सिर्फ ट्राई कैच आप लगा दो। ठीक है, तो ये वाली लाइन जो है इसको आप रिमूव करके अपना कोड लिख सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि उसका ही कोड आप यूज करें। तो ये मैंने इस तरह करके कर दिया। तो मेरा फाइल स्ट्रीम जो है इसका ऑब्जेक्ट इस तरह से बनता है। अब जो मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, इसमें अब ने राइट कैसे कराना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैसेज आ जाता है, एमएसजी इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया कोई हाय देयर एवरीवन। ठीक है, कुछ इस तरह का कोई भी मैसेज लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड लिखते हैं चाहे। मैंने क्या करना है यहाँ पे बाइट, बल्कि पहले मैं फंक्शन आपको पहले बता देता हूँ। आउटपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम
का जो ऑब्जेक्ट जो हमने फंक्शन यूज करना है वो है राइट फंक्शन। तो राइट के अंदर मुझे वो बता रहा है कि आप ना बाइट अरे यूज करो। तो बाइट अरे में डाटा आप पहले स्टोर कराओ, फिर उसे आप राइट करा सकते हो, वरना इस फंक्शन को आप यूज नहीं कर सकते। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले बाइट अरे को क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बाइट अरे इज इक्वल टू, मैंने कर दिया msg डॉट गेट बाइट्स। ठीक है, तो ये एक फंक्शन मुझे मिल जाता है स्ट्रिंग के अंदर ही, जो स्ट्रिंग को बाइट अरे में कन्वर्ट कर दो। स्ट्रिंग को बाइट अरे में आप इस तरह से कन्वर्ट कर दो। तो जैसे ये कन्वर्ट हो जाएगा, आपने जस्ट वो वाली अरे यहाँ पे पास कर दो। तो देखें पास हो गई। अब यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ कि जैसे मुझे बाइट्स मिल गए, यहाँ पे एरर क्यों थ्रो कर रहा है, इसको जरा मैं देख लूँ। कि वो कह रहा है कि एक और आपका कैश, ये जो एक्सेप्शन थ्रो करेगा ना राइट वाली, ये राइट वाला जो फंक्शन है, ये क्या एक्सेप्शन थ्रो करता है, वो करता है आईओ एक्सेप्शन। तो उसको भी आप, वो कहता है इसका कैश जो है ना वो भी ऐड कर। तो मल्टीपल कैच ब्लॉक यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। तो एस आउट करके मैंने यहाँ पे कर दिया एक्स डॉट मैसेज। इसका जो स्कोप है, मैंने बताया था कि इसका जो स्कोप होता है ना वो विद इन ब्लॉक होता है। सही है, इसका भी विद इन ब्लॉक होगा। तो मल्टीपल एक्सेप्शंस आ सकती हैं। राइट कराने कराने पे एक्सेप्शन हमेशा आती है आईओ स्ट्रीम की, और जब फाइल का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो फाइल नॉट फाउंड वाली एक्सेप्शन आती है। सही है, तो दोनों ये मैंने कोड कर दिए। उसके बाद आप जैसे ही आप अपना काम कर लो, तो उसके बाद क्या करो, डॉट फ्लश के नाम से एक आपके पास फंक्शन होता है। ये क्या होता है, ये बताता है कि हमने जितना राइड करना था कर दिया, अब आप जो है ना फुल स्टॉप कर दो, स्ट्रीम जो है उसका कनेक्शन काट दो। तो जैसे आप फ्लश करोगे ना, तो उससे फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो अब राइट नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो राइट नहीं करेगा। उसके बाद फिर आप फाइनली में जाके जब सारे काम हो जाए, तो फाइनली ऐसा फ्लो हो जाए, ट्राई कैच कुछ कुछ भी चले, ये हमेशा चल रहा हो। तो यहाँ पे जाके हमने सिर्फ ये लिखना है कि आउटपुट जो आपकी स्ट्रीम है ना वो डॉट क्लोज कर दो। बस इतना सा काम कर दो। और जब मैं इसको क्लोज कॉल करूंगा तो ये मुझे कहेगा ट्राई कैच में लगा लो। सही है, तो मुझे यहाँ से ट्राई कैच लगाना चाहें आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये सही हो जाए एस आउट। और यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल एक्स डॉट गेट। अच्छा, ये वाला काम आप यही लाइन जो है ना यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन मैं फाइनली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये लाइन हमेशा एग्जीक्यूट होनी होती है। चाहे ट्राई चले या कैच चले, ये उसे स्ट्रीम को जरूर क्लोज कर दे। क्लोज करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप क्लोज नहीं करते हैं ना, तो फाइल आपकी ओपन रहेगी, तो उसमें कोई भी राइट करा सकता है, और या फिर वो फाइल करप्ट भी हो सकती है। ठीक है, या डेटा लॉस्ट हो सकता है। तो क्लोज हमेशा जरूर करें। यही लाइन आप ऊपर भी लिख सकते हो। मैंने ये कहा कि यहाँ पे भी अगर लिख दें तब भी ठीक है। सारे काम करने के बाद आप क्लोज कर दो, फिर आपको ट्राई कैच ब्लॉक नहीं लगाना पड़ेगा। अभी फिलहाल मैं नहीं लगाना चाह रहा। तो कोड हमारा हो गया। अब इसको जरा एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे आपका फाइल तो क्रिएट हो गई होगी, तो इसको मैं रन कर, ट्रू चला गया क्योंकि अब फाइल मेरी बन गई हुई है। फाइल में जाके देखते हैं, लेट्स सी कि मैं जैसे ही फाइल को रन करता हूँ ना, इसके अंदर वो चीज़ राइट हो गई। जो मैं राइट कराना चाह रहा था बाइट की सूरत में, वो मेरे पास डाटा आ रहा है। सही है, तो देयर एवरीवन, हाय देयर एवरीवन, वो मैंने राइट करा दिया। रीड करना हो तो कैसे करेंगे, सेम यही कॉन्सेप्ट। देखिए एक तरीका आपको आ जाएगा ना, बाकी सारे यूज करने आ जाएंगे। तो ये मेरा राइट करने का कोड था, उसी तरह रीड करने का कोड दिखाता हूँ। अब मैं करने जा रहा हूँ रीड थ्रू फाइल इनपुट स्ट्रिंग। फाइल इनपुट स्ट्रिंग को यूज करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पहला जो काम करना है, फाइल इनपुट स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना। तो यहां से हम बनाएंगे इसका ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रिंग, और इसको मैंने नल कर दिया। इसे मैं यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ और नल क्यों कर रहा हूँ, उसकी रीजन ये है क्योंकि मेरा ना जो ब्लॉक है ना, इसको
ये इसका स्कोप होगा। अगर मैं इसके अंदर लूंगा तो इसका स्कोप यहाँ तक होगा। तो मैं अगर फाइनली मैं क्लोज करना चाहूँ तो वो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अगर ये क्लोज मैं फाइनली में करना चाहूँ तो नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं इसे बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, और कोई रीजन नहीं है इसकी। ठीक है, बाहर लेने की और कोई रीजन नहीं। तो ट्राई के अंदर अभी ट्राई भी नहीं करता, वैसे लिख के दिखाता हूँ, इनपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम के अंदर हमने फाइल को पास करना है। तो जैसे ये लाइन लिखेंगे ये कहेगा आप इसे ट्राई कैच में लिखो, तो मैं इसे ट्राई कैच में ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे एस आउट करके ex डॉट गेट मैसेज, थोड़ा कोड सिंपल ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अब रीड करना है। तो रीड करने का क्या होता है कि हमने बाइट की अरे में ही उसे रीड करना होता है, क्योंकि ये बाइट स्ट्रीम है। डॉट करूंगा तो रीड का जो मेथड है ना, वो आपको रिटर्न क्या करता है, वो आपको, ये मैंने रीड करनी है बाइट्स, बाइट्स की सूरत में रीड करना है, या फिर मुझे बाइट की अरे पास करनी है। ठीक है, तो इस तरह मुझे बाइट ही यूज करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि एक अरे बना लेता हूँ, बाइट की अरे बनाओ डेटा के नाम से, और न्यू करके मैं इसे बाइट अरे पास कर दूँ। इसका साइज कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फाइल डॉट लेंथ, जितना फाइल की लेंथ का साइज है ना उतना कर दो इसको। ये जो फाइल की लेंथ है ना ये हमें रिटर्न करती है लॉन्ग में। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू जाती है वो इंटीजर में उसे रिक्वायर्ड है, तो लॉन्ग से इंटीजर में करने के लिए हम इसे सिर्फ इंट यहाँ पे लिख दें। सही है, तो इस तरह से वो अरे क्रिएट कर देगा। सही हो गया। तो जैसे ये अरे क्रिएट होगी, और इसको मैं जस्ट रीड वाला पास कर दूंगा, रीड, और रीड के अंदर डेटा पास कर दूँ। तो बाइट मैंने अरे पास कर दी इसको, और ये वाला मुझे कहेगा कि इसको जो है ट्राई का इसका जो कैच है वो भी लिखो। तो इसका कैच मैं लिख देता हूँ खुद ही। कौन सा कैच होगा इसका, आयो स्ट्रीम। अब तो आपको पता लग गया होगा। ठीक है, तो EX, इसका मैंने एक्सेप्शन भी लिखा। ठीक है, तो EX डॉट गेट मैसेज। रीड राइट पे जो एक्सेप्शन आती है वो आयो स्ट्रीम की आती है, और जब आप फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ना, तो ये जो स्ट्रीम ओपन होती है इस पे जो आता है एरर, वो आता है, एक्सेप्शन आ सकती है कि फाइल नॉट फाउंड, हो सकता है फाइल डिलीट हो गई और आप उसको स्ट्रीम से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस केस में ये वाली एक्सेप्शन आएगी। ठीक है, तो सिंपल सा डॉट मैंने कोड रीड किया, अब इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा फॉर लूप लगाओ, और इसके जो साइज हैं फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ। एक हमारे पास ना फॉर लूप होता है वाइट, उसे कहते हैं फॉर ईच लूप, तो उसको यूज करके देखते हैं। मैं इधर क्या करता हूँ, बाइट, बाइट का मैंने बी ले लिया या डेटा ले लिया, और यहाँ से यूं करके डेटा रीड करो। एक एक करके डेटा को बाइट के अंदर लेकर आओ और उसे यूं रिप्रेजेंट करो। इसे कहते हैं, यहाँ पे आप ये कैसे यूज करते हैं, इसको कहते हैं फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप के अंदर आप यहाँ पे कलेक्शन दोगे कॉलन के बाद, और इससे पहले आप दोगे कौन सा डेटा रीड करना है। तो क्योंकि इसकी टाइप जो है वो बाइट है, तो बाइट का ही आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करोगे। सही है, तो एक एक करके मैंने इसे यहाँ से रीड करना है। तो यहाँ पे मैं बी को यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। तो जैसे मैं बी को प्रिंट कराऊंगा तो इसको मैंने बाइट से करेक्टर में रीड करा, तो आप करेक्टर में इस तरह कन्वर्ट करो। तो बाइट को, क्योंकि बाइट होता है नंबर्स की सूरत में, उसको करेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो करेक्टर आप पीछे लगा दो। सही है, तो इस तरह से ये डाटा रीड करेगा। तो लेट्स सी के इसको चलाते हैं। उसने कहा कि एक एक करके उसने डाटा रीड करके दिखा दिया। अब इसी चीज को अगर मैं ये ना लगाऊं, साथ साथ ही लिख दे, तो अब एक ही लाइन में डाटा आ जाएगा। एल को रिमूव कर दें ताकि अगली लाइन में ना जाए, तो उसने एक ही लाइन में देखें आपको आउटपुट दे देगा। तो ठीक है, एक ही लाइन में मैंने डाटा रीड भी कर लिया, राइट भी करा दिया। पहले वो राइट करता है फिर रीड करता है। अब ये है कि इस राइट वाले को कमेंट कर दें, राइट वाले को कमेंट कर दें ताकि बार बार राइट ना करें, क्योंकि मैं फाइल से ही रीड करना चाह रहा हूँ ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो रीड करते जाओ और जो है डाटा रन टाइम पे जा रहा हो। सही है, तो इस केस में भी देख लेते हैं। अब मैं राइट वाले को कमेंट कर दिया फिर भी डाटा मेरे पास आ रहा है। एक और इसमें चीज होती है कि यहाँ पे ना फ्लैग होते हैं, फ्लैग के अपेंड करना हो,
यहाँ पे राइट करना तो हमने सीख लिया, अगर अपेंड करना हो ना इसके साथ, तो इसके साथ आप कॉमा करके ट्रू लगा दो। सही है, तो ट्रू का मतलब होगा आप अपेंड करोगे, यानी इसके अंदर ना दो चीजें आप पास कर सकते हो, अपेंड के लिए ट्रू होता है। ये देखें, फाइल का ऑब्जेक्ट पास करो और दूसरा बूलियन। बूलियन अपेंड में बता रहा है कि अगर ट्रू होगा तो आप अपेंड का मतलब ये होता है कि एग्जिस्टिंग फाइल में जो चीज लिखी हुई है उसको ओवरराइड नहीं करना, बल्कि उसके साथ ये भी जो टेक्स्ट मैंने लिखा है उसको ऐड करा दो। तो अपेंड जब आप चलाओगे तो एक लाइन ये भी लिखी आ जाएगी, फिर पहले से जो डाटा था उसके साथ वो अपेंड यानी कनकैट हो जाएगा, जुड़ जाएगा उसके साथ। सही है, तो ट्रू करोगे तो अपेंड हो जाता है। ये बस इसमें था। और ये हमारा बाइट इनपुट स्ट्रीम, ये हमने आज पढ़ लिया बाइट इनपुट स्ट्रीम। उसी तरह और भी क्लासेस हैं, कौन कौन सी क्लासेस हैं, एक ही इसका तरीका है। देखिए मैं फ्लो एक ही रखूंगा ताकि आपको कोड समझ आए आसान से। तो दूसरा जो बाइट कोड के बाद हम चलते हैं अब करेक्टर की तरफ। तो हमारे पास एक होता है करेक्टर इनपुट स्ट्रीम, करेक्टर आईओ स्ट्रीम्स। इसकी जो क्लासेस हैं वो कौन सी हैं, वो होगा फाइल रीडर और एक आपके पास है फाइल राइटर। ठीक है, फाइल रीडर और फाइल राइटर। रीडर जो होता है, रीडर से जो होगा वो राइट कराएंगे, और जो आपका राइटर होगा वो उसे क्या करेगा, रीडर सॉरी रीडर से नाम से भी पता चल रहा है रीड करेगा, और राइटर से ये राइट करेगा। सही है, नाम से भी पता चल रहा है राइट और रीडर। सही है, फॉर एग्जाम्पल मैं बनाता हूँ इसकी क्लास रीडर। इस तरह से मैंने क्लास बनाई और यहाँ से मैंने कोई रीडर के नाम से बना दिया ऑब्जेक्ट। तो सेम सीक्वेंस रखूंगा कोड का ताकि आपको हर चीज क्लियरली समझ आए। तो यहाँ पे मैं रखूंगा रीडर इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल न्यू करके फाइल रीडर और फाइल रीडर। ये आ गया, इसमें हमने फाइल पास कर दी जिसको भी रीड करना है। तो जो भी फाइल के अंदर लिखा होगा वो आपका राइट हो जाएगा, और यहाँ पे आप ट्राई कैच ब्लॉक लगा लो। यहाँ पे आप एस आउट करके लिख सकते हो कि EX डॉट गेट मैसेज। तो देखिए फाइल इस तरह से आप जो है रीड करोगे, रीड करने के बाद रीडर डॉट यहाँ पे रीड का मेथड, यहाँ पे जो रीड का मेथड है ना वो आपको एक एक करेक्टर पास करना पड़ेगा। तो करेक्टर की अरे एक बना लेते हैं उसमें वो डाटा रीड करें। तो मैं बना देता हूँ ARR, ये मुझे बना दो करेक्टर की अरे। ठीक है, करेक्टर की अरे इस तरह से बनाओ कि इसका साइज जो है वो रन टाइम पे मेरे पास यूं आते फाइल डॉट इसकी जो लेंथ, फाइल की जो लेंथ है इससे मेरे पास डाटा आता है। इसको आप कन्वर्ट कर लें इंटीजर के अंदर, तो मेरे पास ये अरे बन गई, इसमें डाटा रीड करके मुझे पास कर दे। ठीक है, अब इसकी जो कैच ब्लॉक लगाना है हमने वो आप यहाँ पे लगा दो, आयो एक्सेप्शन। देखें आयो से एक्सेप्शन लगाते हैं ना हम, तो वो वाली आ गई। ठीक है, अंदर अगर मैसेज ना भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इसको मैसेज प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो ये आयो एक्सेप्शन हो गई, ये फाइल नॉट फाउंड वाली एक्सेप्शन हो गई। ठीक है, इस तरह से हम डाटा रीड कर लेंगे। जैसे ही रीड हो जाएगा तो रीडर डॉट करके आप इसे क्लोज भी कर सकते हो। तो डाटा को प्रिंट कैसे कराएंगे, तो मैं फॉर लूप लगा देता हूँ, उसी तरह फॉर ईच लूप भी लगा लें, या फिर इसकी लेंथ तक का भी लगा सकते हैं। ठीक है, ARR डॉट करके लेंथ तक का भी एक एक करेक्टर करके प्रिंट करा सकते हैं। सही है, तो आप यहाँ कर लो ARR और आई पास कर दो तो करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंट हो जाएगा। अगर ये काम नहीं करना चाहते तो फिर आप फॉर ईच फिर से यूज कर सकते हो। तो फॉर ईच यूज कर लो, फॉर ईच में आप पास करते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ARR कलेक्शन में आ जाता है, और कॉलन के बाद यहाँ पे मैं एक एक करेक्टर रिसीव कर और यहाँ पे जस्ट प्रिंट कराता जाऊँ, सी को प्रिंट कराता हूँ। सही है, तो इस तरह से ये प्रिंट हो जाएगा। ये था रीड करने का तरीका।
और उसके बाद आपने क्लोज एंड पे जरूर करना है, जो भी स्ट्रिंग ओपन करें उसे क्लोज जरूर करना है। ओपन कैसे होती है, ये जब आप इसके अंदर फाइल का ऑब्जेक्ट पास करते हो देते हो ना, तो आपकी स्ट्रिंग ओपन हो जाती है, ठीक है। तो ये था तरीका आपका रीड रीड करने का। उसी तरह राइट करने का भी सेम वे। आप क्या करोगे, यहाँ पे जस्ट राइट का कीवर्ड जो फंक्शन है वो कॉल करोगे, और जस्ट इसकी जो आपके पास है ना अरे, अरे में आपने डेटा पास कर देना है और उसको रिसीव कर लेना है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कोड अगर आप कहते हैं तो मैं कर देता हूँ इसको। इसी को मैं अब जरा डुप्लीकेट करके टाइम बचाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन की इसको मैं डुप्लीकेट जनरेट करता हूँ। तो राइट का कोड कैसा होगा वो भी करके दिखा दूँ। जितना आप कोड करें, खुद 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 कोड करके देखेंगे उतनी चीजें समझ आती हैं, ठीक है। तो राइट फाइल राइटर का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इसको मैं अब इस पर कर देता हूँ राइटर। इसको अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखना है राइटर और न्यू फाइल राइटर। सही हो गया। अब मैंने इसका जो फंक्शन यूज करना है ना वो करना है राइट वाला। तो यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ राइट, ठीक है। राइट में मुझे क्या पास करनी है, अरे। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ स्ट्रिंग एमएसजी, कोई मैसेज दिया उसमें हम पास कर देते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड। और इसे डबल कोट्स में जरूर पास करिएगा, ये इस तरह से, ठीक है। तो मैंने इस तरह से मैसेज पहले क्रिएट कर दिया, उसको मैंने कन्वर्ट करना है इनटू आपकी करेक्टर रे। तो डॉट करके हमारे पास करेक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे गेट चार के नाम से भी है। उसी तरह आपके पास एक और भी फंक्शन यूज हो जाता है जिसे कहते हैं टू करेक्टर अरे, ठीक है। ये देखें करेक्टर अरे में कन्वर्ट कर करने से क्या होता है, एक एक करेक्टर में कन्वर्ट करेगा। पहले एक को रीड करेगा फिर कन्वर्ट करेगा, फिर एक को रीड करेगा एक को कन्वर्ट करेगा। ये टू करेक्टर अरे जो है ना, ये हमने पढ़ी थी स्ट्रिंग के अंदर। तो ये क्या करेगा, मेरे पास करेक्टर की अरे आप यहाँ पे बना लो। जैसे मैं कह देता हूँ ARR, ये मैंने एक अरे बना दी, इसके अंदर रख दो। और यहाँ लिखो राइटर, राइटर डॉट राइट, ठीक है। तो ये राइट करने का कोड है। यहाँ पे मुझे लूप लगाने की जरूरत नहीं है, ये मैं चीजें निकाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्लोज एंड पे आपने जरूर कर दें, ठीक है। तो इस ये था हमारे पास करेक्टर के अंदर राइट कराने का तरीका। अब इसे ना कोड चला कर जरूर देखेगा, एक एक बार ना चला चला लीजिए। तो अब क्योंकि एक ही आउटपुट आएगा इसलिए मैं इसे चला नहीं रहा। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, मैं और बता दूं कुछ हमारे पास होती हैं स्टैंडर्ड आयो स्ट्रीम। वो कौन सी हैं, वो हैं जैसे हम पढ़ चुके हैं सिस्टम डॉट आउट सिस्टम। ये भी आपकी आयो स्ट्रीम्स ही हैं, डॉट करके इन। और उसी तरह सिस्टम डॉट ERR, सही है। ये स्टैंडर्ड आयो स्ट्रीम्स हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। तो ऑब्जेक्ट की सूरत में भी डाटा पूरे का पूरा हम पास कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्लास बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ पर्सन की। तो पर्सन की क्लास बना के इसके अंदर कुछ डाटा राइट करा के दिखा देता हूँ, ये मैं चला के भी दिखा देता हूँ आपको। तो इसमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने प्राइवेट एक ले लिया इंटीजर CNIC। प्राइवेट स्ट्रिंग में आप ले सकते हो नेम। तो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट हम सेव कराएंगे। एड्रेस, इसको भी स्ट्रिंग में ले लेते हैं। उसी तरह प्राइवेट स्ट्रिंग में फोन नंबर, ठीक है। कुछ मैंने ये तीन चार चीजें बना ली, जो उसके गेटर सेटर्स आप बनाना है वो बना लें। ये मैं गेटर सेटर्स पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट ऑल, सारे गेटर सेटर्स बनाओ, सही है। अच्छा, यहाँ पे जब आपने आयो स्ट्रीम ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम करना है ना, तो उसके लिए जो क्लासेस है वो मैं बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट, ये जरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम एक आपके पास क्लास है। दूसरा एक आपके पास क्लास है ऑब्जेक्ट
आउटपुट स्ट्रिंग। ठीक है, तो दो तरह की आपके पास क्लासेस आपके पास यूज होती हैं। आउटपुट स्ट्रीम होगी राइट करने के लिए, और ये आपकी रीड करनी। ठीक है, तो दोनों चीजें हमें यहाँ से पता चल। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले राइट करा के देख लेता हूँ इसको। तो राइट कैसे कराएंगे, हमेशा आपने याद रखना है कि जब आप यूज करो ना ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, तो उसके अंदर जो डाटा जाता है ना वो हमेशा आपका इन द फॉर्म ऑफ सीरियलाइज ऑब्जेक्ट जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम यहाँ पे अब आ जाएगा। ठीक है, आउटपुट स्ट्रीम, आउटपुट के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, इसको नल कर देता हूं। तो मैं सीक्वेंस वही रख रहा हूँ कोड का, ताकि एक जैसे ही कोड रहे। इसको आप ऐड कराना चाहो तो ये कह रहा है जावा डॉट आयो ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, ये इसकी पैकेज है, इसको ऐड कर दो। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद अब जरा हम इस पे आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम को यूज कैसे करना है, इसमें राइट कैसे करना है। तो ऑब्जेक्ट जो है आपका सीरियलाइज होना चाहिए। सीरियलाइज क्या होता है, सीरियलाइजेशन ये होती है कि आपने ऑब्जेक्ट टाइप का जो हमारे पास डेटा टाइप है ना, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप को कन्वर्ट करना है इनटू बाइट्स। तो बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए उसे सीरियलाइज करना पड़ता है। सही है, उसी तरह एक आपके पास होता है डी सीरियलाइज। तो डी सीरियलाइज ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल सीरियलाइजेशन, ठीक है, डी सीरियलाइजेशन में क्या होता है कि बाइट से आपके जो डेटा टाइप है वो कन्वर्ट करेगा। ये सिर्फ डेटा टाइप कन्वर्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट फॉर्म में, वापस लेके आएगा उसे। ठीक है, तो अभी हमने क्योंकि राइट कराना है तो मैं उसे ऑब्जेक्ट से सबसे पहले लेके जाऊंगा बाइट्स की सूरत में, वरना वो बाइट्स में नहीं जाएगा ना तो आपका डेटा रीड नहीं करेगा और राइट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हम राइट करने के लिए करते हैं, ये हम रीड करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो राइट करने के लिए उसे सीरियलाइज होना चाहिए, रीड करने के लिए उसे डी सीरियलाइज होना चाहिए। ये काम कैसे होगा, आपके पास एक क्लास अवेलेबल है, आपने जस्ट यहाँ पे जाना है और एक्सटेंड्स करना है सीरियलाइज। क्यों नहीं कर रहा है सीरियलाइज, इसको मैं जरा click कर दूं। ये शायद इम्प्लीमेंट हो, इम्प्लीमेंट सीरियलाइज, तो ये मेरे ख्याल से इंटरफेस है। ये देखें इंटरफेस है, ये क्या करता है इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कभी कभी कोड जो होता है ना उसमें कीवर्ड्स कई बार आपको कंफ्यूज कर देते हैं। मैं अपनी तरफ से लिख रहा था इम्प्लीमेंट से लिख रहा था, लेकिन जो बोल रहा था वो मैं एक्सटेंड्स बोल रहा था। ठीक है, तो राइट भी मैंने एक्सटेंड से कर दी। वैसे लिखना ये था कि ये एक इंटरफेस हो। सीरियलाइजेबल एक ऐसी क्लास है जो क्या करती है, ऑब्जेक्ट को बाइट में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो उसको डी से सीरियलाइज करने के लिए भी यूज होती है। तो यहाँ से हमने से सिर्फ इम्प्लीमेंट करेंगे और हमने कुछ भी नहीं करना, बस इम्प्लीमेंट कर देना है। अगर कोई भी आपकी क्लास को आप सीरियलाइज करना चाहो इम्प्लीमेंट कर दो, डी सीरियलाइज करना चाहो तब भी यही कर। ठीक है, तो ये आपने सेव कर दिया। जब तक ये काम नहीं करोगे तो राइट नहीं करता वो ऑब्जेक्ट, सही है, और रीड भी नहीं करेगा। तो आपने ये काम करने के बाद यहाँ पे आना है, सीरियलाइजेशन करने के बाद आप आउटपुट स्ट्रीम, जो आउटपुट मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू न्यू फाइल कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसको थोड़ा सा यहाँ पे पास कर देते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम जो है ना वो क्योंकि ऑब्जेक्ट से हमने बाइट कोड में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास जो क्लास यूज होगी बाइट कोड वाली वो कौन सी होती है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम। तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम के अंदर हम फाइल पास करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम उसे सीरियलाइज करके पास करें इसलिए ये कोड इस तरह से लिखा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसकी सराउंडिंग में ट्राई कैच लगा दूंगा
और इसको मैं एस आउट करके EX डॉट गेट मैसेज यहाँ पे पास कर। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज कह रहा है कि ऐड करते हैं कैच, इसमें आया हुआ लगा दो। सही है, तो यहाँ पे मैंने दोनों लगा दी। अब मैं क्या करूंगा, पहले ऑब्जेक्ट को जो है उसका क्रिएट करूंगा, उसमें डेटा सेट करूंगा, फिर उसे पास करूंगा। जैसे पर्सन का पी मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू करके, इस तरह मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, क्योंकि ओवरलोड नहीं है इसके अंदर, सिर्फ यही है। तो पर्सन के पी डॉट सेट करके एड्रेस के अंदर आप एड्रेस पास कर दें। जैसे लाहौर है, उसमें मैंने लाहौर पास कर दिया। नेम, जो नेम अगर लिया हुआ है तो वो पास कर दें। CNIC है, सेट नेम के अंदर मैं पास कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल अहमद। उसी तरह पी डॉट सेट CNIC के अंदर कोई उसका CNIC पास कर दें, फॉर एग्जाम्पल सैंपल के तौर पर अभी लिख रहे हैं। फिर सेट फोन नंबर की जगह उसका फोन नंबर पास कर दें। अब CNIC को भी स्ट्रिंग में लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है। मैंने ये कोई फोन नंबर लिख दिया। तो पूरा ऑब्जेक्ट में मैंने वैल्यू सेट कर दी। अब जस्ट मैंने सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है कि राइट ऑब्जेक्ट के नाम से मेरे पास फंक्शन होता है इसके अंदर, आउटपुट डॉट राइट। यहाँ से बहुत सारी चीजों में आप डाटा सेंड कर सकते हो, बाइट में, बूलियन में, करेक्टर में, डबल में, फ्लोट में, लॉन्ग में, लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट की फॉर्म में सेंड करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट ही यूज करना है। तो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट को राइट कर दो। राइट करने के बाद आउटपुट स्ट्रीम में हम लिखते होते हैं फ्लैश प्लस। तो फ्लश करके आप आउटपुट स्ट्रीम डॉट क्लोज कर दो। तो इस तरह से मैं कोड अपना कंप्लीट करूंगा। तो आउटपुट स्ट्रीम में राइट करने का ये तरीका, आप सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाओगे। हाँ, उसको क्योंकि सीरियलाइज करके हम बना रहे हैं ना, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट स्ट्रीम नहीं होती, इसलिए वो कन्वर्ट करता है उसे बाइट स्ट्रीम में। तो इसलिए मैंने यूज किया जो बाइट स्ट्रीम वाली क्लास है ना, उसी को यूज कर रहा हूँ, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और इसमें फाइल पास कर रहा हूँ। सही है, तो ये हमने क्लास पहले पढ़ ली थी। उसी तरह सेम कोड होगा आपका रीड करने के लिए। उसमें क्या करेंगे, जो भी आप ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, उसे डॉट करके रीड ऑब्जेक्ट कर लें। तो पहले हम राइट कर लेते हैं, फिर इसको रीड करके भी देख लेते हैं। तो पहले ऊपर वाला कोड अगर कमेंट है, सिर्फ फाइल आपकी एक्टिव हो, बाकी सारा कोड कमेंट है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसको इस तरह से करता हूँ, राइट करवाते हैं पहले। जैसे मैं इसको रन करता हूँ ना, तो मेरे पास देखें कोड सक्सेसफुली चल गया। अब यहाँ से मैं जाता हूँ वापस, तो फाइल के अंदर जाकर देखेंगे ना, तो कुछ इस तरह की चीजें नजर आएंगी। लेकिन इसमें आपको चीज नजर आएगी, लाहौर आपको नजर आ रहा है, कहीं नेम नजर आ रहा है, फोन नंबर नजर आ रहा है, एट्रीब्यूट्स कहीं कहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन डेटा ना रीडेबल नहीं होता। सीरियलाइजेबल जो डेटा है ना, वो टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं जा रहा, ये सीरियलाइज होके जा रहा होता। तो इसको आप रीड जब करेंगे तो वहां पे आपको डाटा एग्जैक्टली सही नजर आएगा। तो आप क्या करें, यहाँ से इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। राइट तो हो गया मेरे पास, अब मुझे ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ये कोड मैंने कमेंट कर दिया। अब मैं फाइल से ही रीड रीड करूंगा। तो रीड करने के लिए आप बनाओगे ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम। इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, तो मैंने इनपुट स्ट्रीम इज इक्वल टू नल कर दिया, सिंपल। और अब मैंने क्या करना है, इनपुट स्ट्रीम इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे पास क्या करना है, इसके क्योंकि सीरियलाइज होके आ रहा है, तो इसे मुझे फाइल इनपुट स्ट्रीम में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके में अंदर फाइल का रेफरेंस देना पड़ेगा। ये मुझे कहेगा कि आप क्या करो, यहाँ पे ट्राई कैश लगाओ। तो ट्राई कैश सराउंडिंग्स में यहाँ पे दे दूंगा, ये मैंने दे दी। देखें, कोड में एक ही सीक्वेंस से करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर ये कहेगा मुझे एक और कैश लगाओ। अभी मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं लिख रहा, ठीक है। अब एक और एक्सेप्शन जो हमारे पास आएगी वो आएगी आईओ एक्सेप्शन। इसको भी मैंने डिफाइन कर दिया। अब इसे कोई मसला नहीं है, इनपुट स्ट्रीम डॉट रीड कर लो ऑब्जेक्ट। अच्छा, जब ये ऑब्जेक्ट रीड करेगा ना, तो इन दी फॉर्म ऑफ इसे रीड ऑब्जेक्ट करना है। आप हमेशा रीड ऑब्जेक्ट करना है। तो यहाँ से जब मैं ऑब्जेक्ट पूरे का पूरा रिसीव करूंगा ना, तो मुझे किस फॉर्म में डेटा आएगा, जरा इसको मैं बता दूं कि आपका जो डेटा है ना, वो आता है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में।
ठीक है, फिर आप उसे ऑब्जेक्ट से क्लास में पर्सन की क्लास में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, पहले मुझे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जो डाटा आ रहा है ओबीजे इज इक्वल टू इस तरह रीड करके डाटा आ रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो डाटा है ना इसको मैं पर्सन के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ, देखें, इफ ओबीजे इंस्टांस ऑफ, यहाँ पे कीवर्ड यूज होता है इंस्टांस ऑफ, चेक करने के लिए कि ये किसका ऑब्जेक्ट है। तो पर्सन यहाँ पे आप लिख सकते हो, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उससे चेक करो। अगर ये इसका ऑब्जेक्ट होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये फॉल्स रिटर्न करता है। सही है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ पर्सन पी इज इक्वल टू नया ऑब्जेक्ट बनाओ और यहाँ पे ओबीजे पास कर दो। ठीक है। तो ये लाइन मुझे एरर देगी, इसको मैं टाइप कास्ट कर लूँ। किसमें कन्वर्ट करना है, ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरह से टाइप कास्ट हो जाता है। जो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है ना वो इस तरह से टाइप कास्ट हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट से मैंने पर्सन में ले आया। अब इसको जस्ट आपने प्रिंट कराना है तो प्रिंट करा दें। जैसे मैंने पर्सन का डॉट गेट करके उसका नेम पहले प्रिंट कराना है वो करा दें। फिर मैंने फॉर एग्जांपल उसका कराना है CNIC या एड्रेस प्रिंट कराना है। फिर मैंने फोन नंबर प्रिंट कराना है, CNIC को प्रिंट कराना है। अच्छा, जहाँ पे एरर आ रहा है वो भी सही कर लेते हैं, फोन नंबर। ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर में आ रहा है तो इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूँ। ये आ रहा है, सही लिखा है। ठीक है, कोई इधर मसला तो नहीं है। अच्छा, रीड ऑब्जेक्ट जब मैंने कर लिया तो यहाँ पे भी मेरे पास कोई एक्सेप्शन आ रही है, क्लास नॉट फाउंड की। अच्छा, कुछ भी नहीं था, मैंने बस रिफ्रेश किया है उसे। तो मुझे एरर तो दे रहा है। लेट्स सी कि ये मुझे कह रहा है क्लास नॉट फाउंड की एक्सेप्शन का क्लोज लगा दो। तो ये शायद मैंने इसमें नहीं लगाया था इसलिए मुझे एरर दे रहा है। देखिए, प्रैक्टिस इसकी आपने जरूर लगानी है, ब्लॉग जरूर बनाओ। आईओ स्ट्रीम का ब्लॉग बनाओ ना, फिर ये मसला नहीं करता। ठीक है। तो वही मैंने कहा था कि अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा। तो अब मैं फाइल से रीड कर रहा हूँ, अब मैं ऑब्जेक्ट से रीड नहीं कर रहा। ठीक है। तो फाइल से जब रीड करेंगे तो बाइट से वो कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, उसे कहते हैं डी सीरियलाइजेशन। तो जैसे मैं इसे प्रिंट कराता हूँ तो मेरे पास सारा डाटा देखें प्रिंट हो रहा है। CNIC जो था, फोन नंबर जो था, एड्रेस जो था, नेम जो था, वो प्रिंट हो रहा है। ये कहाँ से रीड किया उसने, फाइल से। ये जो फाइल है ना इसी से रीड कर रहा है। सही है। तो ये था बेटा आज का टॉपिक। इसमें हमने पढ़ लिया ये सारे के सारे जितने भी हमारे पास थे। अच्छा, एक बफर रह गया हमारे पास। बफर होता है स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग की फॉर्म में डाटा भेजता है। सिर्फ मैं इसकी क्लासेस बता देता हूँ, आप खुद R&D करिएगा, तरीका आपको पता चल गया होगा। तो आपने करना है बफर आउटपुट स्ट्रिंग, और एक आपके पास होती है बफर इनपुट स्ट्रिंग। ठीक है, एक ही कोड में बार बार आप लिखें तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। एक बार जरूर इसे चेक करके देखेगा। ये होता है राइट करने के लिए, ये होता है रीड करने। सही है। तो आप इसकी क्लासेस बना के सेम यही पैटर्न के साथ इसे करके देखिएगा। और इसमें जो आपको मेथड मिलेगा ना वो मिलेगा रीड का, यानी इसमें रीड का मिलता है, रीड मेथड मिलेगा। मैं यहाँ पे आइडिया भी दे देता हूँ आपको, इसमें राइट मेथड मिलेगा। और ये किस फॉर्म में डाटा सेंड करता है, इसे कहते हैं स्ट्रिंग फॉर्म। ये स्ट्रिंग फॉर्म में आयो स्ट्रीम आपका डाटा फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, या इसे टेक्स्ट फॉर्म में भी कह सकते हैं, TXT टेक्स्ट फॉर्म। ठीक है, टेक्स्ट या स्ट्रिंग इसे कह सकते हैं। तो दोनों में लिख देता हूँ, ये स्ट्रिंग फॉर्म में भी जा रहा होता है, टेक्स्ट फॉर्म में। इसका भी लिख के दिखा दो, अगर आप कहते हो तो लिख के दिखा देता हूँ, लेकिन सेम तरीका ही है। आपने सिर्फ एक लाइन ही लिखनी है। अब तो स्ट्रिंग में ही चले जाएगा डाटा। तो मैं थोड़ा सा आपको इसका फंक्शन बता देता हूँ, जरूर फंक्शन जो है वो बता देता हूँ। तरीका एक ही है। तो यही कोड फिर से कॉपी कर लें। देखिए, पैटर्न मैं एक ही जैसे ही रख रहा हूँ, पैटर्न मैंने बिल्कुल चेंज नहीं किया। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले बफर आउटपुट स्ट्रिंग, इसका मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया कोई आउटपुट स्ट्रिंग के नाम से, इक्वल टू मैंने नल कर दिया और सेम सीक्वेंस रख रहा हूँ। फिर मैं कहूँगा आउटपुट स्ट्रिंग इज इक्वल टू न्यू करके बफर, बफर आउटपुट स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे मैं पास कर दूंगा, क्योंकि ये भी जो है ये मुझे कह रहा है कि आउटपुट स्ट्रीम का मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए।
तो यहाँ पे मेरे पास जो आउटपुट स्ट्रीम है वो हम न्यू करके इसे फाइल आउटपुट स्ट्रीम बाइट में कन्वर्ट कर दें, सेम वैसे ही प्रोसेस। और इसमें क्या पास करते हैं हम, फाइल का ऑब्जेक्ट। सही हो गया, तो ये भी मेरा कन्वर्ट हो गया। अब इसे भी ट्राई कैच के अंदर लिख दें, ट्राई कैच में लिखा, और जैसे ट्राई कैच में मैं लिख दूंगा, यहाँ पे एस आउट किया, एक्स डॉट गेट मैसेज, या पास कर सकते हो, कुछ लिखो या ना लिखो, फिलहाल मैं इस तरह से ऐसे चला रहा हूँ। तो आउटपुट स्ट्रीम के अंदर डॉट राइट करके मेरे पास यहाँ पे होगा। तो राइट में हम बाइट्स भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे चाहिए बाइट की अरे, तो इसको मैं ले लेता हूँ कुछ, बाइट की अरे कैसे लेते हैं हम, ए डबल आर इक्वल टू न्यू करके, मैंने कोई अरे ले ली, ठीक है। बल्कि अरे इस तरह से लेनी, हम इसे पहले स्ट्रिंग से कन्वर्ट करा लें, ठीक है। जैसे हम स्ट्रिंग से एम एस सी इज इक्वल टू न्यू, तो मैंने हेलो का मैसेज लिख दिया। अब ये हेलो का जो मैसेज है ना, इसको मैं कन्वर्ट करा देता, डॉट करके गेट बाइट्स, तो बाइट की अरे यूं कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब राइट करा दो ए डबल आर, आउटपुट स्ट्रीम कर दो, डॉट करके फ्लश कर दो उसको। फ्लश करने के बाद यहाँ पे ये एरर पता क्यों दे रहा होता है, ये एरर दे रहा होता है कि आप आईओ स्ट्रीम का इस इधर कैच लगाओ, कैच कौन सा लगाना है, आईओ आईओ एक्सेप्शन। ये बस इसकी ब्रैकेट लिख दो, ब्रैकेट लगानी बड़ी जरूरी है, ठीक है। तो ये देखें कोड हो गया, सिंपल सही है। इसी तरह अब आपने बफर इनपुट स्ट्रीम खुद करके देखना है, ठीक है। तो ये था बेटा आज का टॉपिक। तो लेट्स सी कि हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट हमने करना है बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, करना क्या है इसके अंदर, मैं पूरा ये आपको ना शेयर भी कर दूंगा इसका डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट एक बार पढ़ लिया करें। तो डॉक्यूमेंट में हमने ये लिखना है कि आप ना, हमने साइन अप बिल्कुल नहीं बनाना, साइन अप एंड साइन इन। मैं थोड़ा सा स्कोप इसका कम कर रहा हूँ, सही है। तो साइन इन साइन अप नहीं बनाना, इसको छोड़ दें। तो ये हमने डिस्कार्ड कर दिया, ये वाला फीचर मुझे नहीं चाहिए। आप डायरेक्टली जाओ डैशबोर्ड के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हम लोकली अपनी ही मशीन पे चला रहे हैं। तो डैशबोर्ड के अंदर क्या ऑप्शन होने चाहिए, क्रिएट अकाउंट। अकाउंट के अंदर क्या हमारे पास होना चाहिए, अकाउंट की टाइप, ब्रांच कोड, आपके पास होता है ब्रांच कोड, आपके पास कुछ का बैलेंस होगा, ठीक है। और इसमें जो आपका ऑनर है या टाइटल, अकाउंट टाइटल जिसे कहते हैं, ठीक है, अकाउंट टाइटल आ गया मेरे पास। इस तरह की चीजें आप इसमें रख सकते हो अकाउंट के अंदर, ये चीजें सही है। ऑपरेशंस क्या कर सकते हो, तो आपने एक छोटा सा, मैं इधर दे रहा हूँ ऑपरेशन। ऑपरेशन में क्या करना है, डिपॉजिट करना, डिपॉजिट विदड्रॉ करना है, और बैलेंस चेक करना है, चेक बैलेंस, चेक बैलेंस। और क्या करना है, आपने ट्रांसफर कर, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हों, तो आप ट्रांसफर में ये करोगे कि एक अकाउंट से पैसे जो है विड्रॉ हो जाएंगे और दूसरे में डिपॉजिट हो जाएंगे, सही है। तो ये काम आपने करना है। क्या यूज करना है, फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में क्या क्या डेटा आप स्टोर करोगे, फॉर एग्जांपल जो कस्टमर है उसका डेटा भी स्टोर करेंगे, जो कस्टमर है। तो यहाँ पे एक बनेगा आपके पास कस्टमर की क्लास, कस्टमर की क्लास बनेगी, अकाउंट की क्लास बनेगी। मैं इसको बहुत लंबा चौड़ा बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। एक बैंक की क्लास आप बना सकते हो, बैंक के अंदर आप सारे ऑपरेशन परफॉर्म करा देना, सही है। तो ये चीजें सिर्फ इसमें डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप एग्रीगेशन कर लेना, या अरेज जो हम बनाते हैं वो कर लेना। अरेज आप अगर नहीं बनाना चाहते, आप फाइल हैंडलिंग कर, इसको फाइल हैंडलिंग ही करना है आप, ठीक है। फाइल हैंडलिंग से इसे करना है आप। तो फाइल में कस्टमर की बनेगी, आपके पास अकाउंट की फाइल बनेगी, यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ, कस्टमर की बनेगी फाइल, आपके पास अकाउंट की क्लास बनेगी, फाइल बनेगी। फिर और किसका डेटा हमें स्टोर करना है, बैंक, मल्टीपल बैंक भी हो सकते हैं।
उसका डाटा आप स्टोर करा सकते हो। तो 3 आपके फाइल हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि अकाउंट के अंदर अब कौन सी आईओ स्ट्रीम यूज की जाए। तो आपने जो आईओ स्ट्रीम यूज करनी है ना, वो करनी है ऑब्जेक्ट वाली। ऑब्जेक्ट आईओ स्ट्रीम को यूज करना है। सिर्फ आपके लिए ये है कि आपने ऑब्जेक्ट आईओ स्ट्रीम को यूज करना और बाकी नहीं करना। ठीक है, आप वैसे दूसरी एक बार ट्राई जरूर करिएगा चला के, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए और ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम यूज करिएगा। 3 आप सिर्फ क्लासेस में कहा 3 फाइलें बनाओगे और 3 ही क्लासेस बने। ऑपरेशन जो आपने परफॉर्म करने हैं, डिपॉजिट हो सकती है, विड्रॉ हो सकती है, चेक बैलेंस हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। अकाउंट के एट्रीब्यूट्स मैंने दे दिए। और बैंक के एट्रीब्यूट्स भी आपको बता देता हूँ। जैसे बैंक का नेम हो गया, आप इसको कह सकते हो ब्रांच कोड। इसका ब्रांच कोड हो सकता है, एड्रेस हो सकता है। ठीक है, कुछ 3 चीजें हैं। कस्टमर के अंदर उसका नेम, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चाहिए, फोन नंबर हो सकता है, एड्रेस हो सकता है। फिर इसके अंदर आप ईमेल उसका लेना चाहो वो ले सकते हो, सीएनआईसी लेना चाहो वो ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह का डाटा आप ले सकते हो। ठीक है, जो सेंसिटिव डाटा रिक्वायर्ड है सिर्फ वही ले। तो ये बेटा ओवरऑल आपका प्रोजेक्ट होगा, जो आपने कल तक कोशिश करें सबमिट करा दें, परसों तक करा दें। ठीक है, इस वीक में आपने इसे कंप्लीट कर। तो छोटा सा प्रोजेक्ट है, इतना लंबा चौड़ा नहीं है। इसमें साइन अप बिल्कुल नहीं बनाना, साइन अप लॉगिन खत्म कर दें। डैशबोर्ड होगा और सिर्फ एडमिन साइड बनानी है, सिर्फ आपकी एडमिन साइड होगी। तो एडमिन साइड सिर्फ आपने इम्प्लीमेंट करनी है। सही हो गया। और कस्टमर साइड नहीं बनाना। सही है, इसको आप कस्टमर का साइड को छोड़ दें, आप सिर्फ एक साइड पे काम कर लें। तो बाकी ये प्रोजेक्ट आपने सबमिट करा। सही हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, मैं रिकॉर्डिंग यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ।